नमस्कार। भारतीय पुनर्वास परिषद के नवशिखर चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमित शर्मा। दोस्तों, हमें अक्सर इस बात को सुनने को मिलता है, जब हमारे एक्सपर्ट अक्सर इस बात को कहते हैं कि बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ में खेलना, अदर एक्टिविटीज कराना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। यह खेल उनके मनोरंजन को तो विकसित करता ही है, कहीं न कहीं उनकी सीखने की, समझने की और आगे बढ़ने की जो उनकी प्रतिभा होती है उसमें भी निखार पैदा करता है। आज हम इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती हैं, को करिकुलम एक्टिविटीज़ होती हैं, ये किस तरह से हमारे बच्चों में एक सकारात्मक योगदान देती हैं। खास करके आज हमारा जो पूरा फोकस है वो हमारे विजुअली इम्पेयर्ड दोस्त रहेंगे। आज हमने चर्चा का विषय चुना है टाइप्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़ फॉर चिल्ड्रन विद विजुअल इम्पेयरमेंट। और इस सब्जेक्ट पर अपनी एक्सपर्ट नॉलेज के साथ में आज हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से डॉक्टर सुदीप कुमार दुबे जी हैं। दुबे जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो दोस्तों, आप इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, मैं आपसे एक बार कहना चाहूँगा कि आप हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर सुदीप कुमार जी से इस सब्जेक्ट पर कोई भी सलाह लेना चाहें, कोई भी प्रश्न पूछना चाहें तो आपका स्वागत है। आप हमसे कॉन्टैक्ट करिए हमारे टोल फ्री नंबर 1800-112008 पर। साथ ही हमारा फोन नंबर 01126511613 और हमारा फैक्स नंबर 01126511609, जिस पर कि आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी rehabstd@ndc.vsnl.net.in और हमारी वेबसाइट www.rehabcouncil.nic.in। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि ये एक्स्ट्रा एजुकेशनल एक्टिविटीज़, ये को करिकुलम एक्टिविटीज़ क्या होती हैं और किस तरह से ये हमारे बच्चों के लिए सहायक होती हैं, इनका इम्पोर्टेंस कितना होता है। जी बताएं कि ये एक्स्ट्रा करिकुलम जो एक्टिविटीज़ की बात हम कर रहे हैं, ये एक बच्चे के विकास में किस तरह से सहायक हो सकता है। जी ठीक कहा आपने। देखिए, हमारा चाहे करिकुलर एक्टिविटीज़ हों या कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ हों, इन सभी का एक उद्देश्य है। हम उद्देश्य को लेकर चलते हैं और हम कोशिश ये करते हैं कि उन उद्देश्यों की पूर्ति इन तमाम अनुभवों के माध्यम से हो सके जो कि विद्यार्थी को कक्षा में मिलने वाले हैं। कैसे ये हमारी सहायता करेंगे, मुझे लगता है इस बात को समझने के लिए मैं थोड़ी सी आपका ध्यान चाहूँगा शिक्षा के उद्देश्यों पर। शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, तो वहाँ से अपनी चर्चा का प्रारंभ करना चाहता हूँ। तो शिक्षा के उद्देश्यों के लिए यदि मैं आपसे ध्यान आपका लाना चाहूँ तो विवेकानंद जी ने कहा है कि जो बच्चे में अंदर से बहुत सी एबिलिटीज़ हैं, बहुत सी योग्यताएं उसमें होती हैं, उनका बाहर प्रकटीकरण करना ही शिक्षा का उद्देश्य है। एक स्लाइड के माध्यम से जाने की कोशिश करेंगे। तो आउटकम ऑफ द इनर एबिलिटीज, अंदर बहुत सी छुपी हुई प्रतिभाएं हैं, जब तक हमको उनको बताया नहीं जाएगा, मौके नहीं मिलेंगे, तब तक वो हमारे सामने नहीं आ पाती हैं। ये हमारी शिक्षा का खास उद्देश्य है। अब इन उद्देश्यों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और कक्ष में जो भी अनुभव हम विद्यार्थियों को कराएंगे, चाहे वो करिकुलर एक्टिविटीज़ के माध्यम से हों। फॉर एग्जांपल, यदि मैं आपसे बात करूं कि जिन विषयों पर हम ध्यान बच्चों का लाते हैं, जिन विषयों की बात होती है, चाहे वो भाषा हो, भाषा का विकास हो, गणित हो, पर्यावरण का अध्ययन हो, तमाम विषयों में हम कुछ न कुछ उद्देश्य हमारे छुपे होते हैं और हम ये कोशिश में लगे रहते हैं कि बच्चा हमारा, उसके अंदर जो योग्यताएं हैं उनको मैं बाहर ला सकूं। तो ऐसे बहुत से अनुभव कक्ष में कराए जाएंगे। तो एक तो विषय हुआ जिनके माध्यम से हम उनको अनुभव दे रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि उन विषयों की हमको एक थ्योरेटिकल नॉलेज तो विषयों के माध्यम से मिलती है। वहाँ पर इस बात की आवश्यकता महसूस करी गई कि इन बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो। अभी चर्चा में आगे आएगा इसका क्या मतलब है। तो वहाँ पर हम जाकर को करिकुलर एक्टिविटीज़ की कॉन्सेप्ट को लेकर आते हैं। शिक्षा के उद्देश्यों की बात करी है तो थोड़ा सा और आपका ध्यान चाहूँगा। डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इनटू एंड कंट्रीब्यूटिंग मेंबर ऑफ द सोसाइटी, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स ऑफ लर्निंग, ये कुछ एरियाज हैं जहाँ पर हम इनकी बात करते हैं। और उसके बाद कॉग्निटिव, मेंटल, फिजिकल, कैरेक्टर
एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। ये हमारे कोई शिक्षा के उद्देश्य हैं जिनको लेकर हम आपके साथ चलना चाहते हैं। तो जैसे दूसरे पॉइंट पर कहा गया कि डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इनटू ए कंट्रीब्यूटिंग मेंबर ऑफ द सोसाइटी। हमारा अंतिम उद्देश्य ये है कि बच्चा समाज में अपनी उपयोगी भूमिका सुनिश्चित कर सके और वो अपना जीवन इस तरह से चला सके कि उसकी एक जो जीवन निर्वाह की जो आवश्यकताएं हैं वो भी शिक्षा के माध्यम से हम पूरी करना चाहते हैं। तो ये भी हमारे एक शिक्षा का उद्देश्य है। सो चाहे कि वो इसके अंदर छुपी हुई तमाम प्रतिभाएं उनको बाहर लाना हो, या कि बच्चे को जो हम ये चाहते हैं कि ये एक अपना कंट्रीब्यूटिंग मेंबर बने, है ना, ऐसा सदस्य बने जो खुद में अपने आप में कुछ उत्पादन करके दे सके। यहाँ पर अपने जीवन के उपार्जन के लिए मनी अर्न करने के साथ साथ में वो सोसाइटी के लिए एक प्रोडक्टिव मेंबर भी रहे, सकारात्मक रूप से उसका कोई योगदान समाज को और देश को मिलता रहे। ये हमारी शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है। बिल्कुल। देखिए, शिक्षा को कुछ दिनों पहले से, काफी दिन हो गए इस बात को, कि हमने उसको एक आर्थिक गतिविधि के रूप में मान्यता दी। जब हम आर्थिक गतिविधि की बात करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जब कुछ इनपुट डालेंगे एंड विद द पर्पस कि हमको कुछ आउटपुट मिलेगा। और शिक्षा के क्षेत्र में हो सकता है कि हमको बहुत आसानी से आउटपुट दिखाई न दे, लेकिन जैसे आपने कहा कि न केवल अपनी जीविकोपार्जन कमाना बल्कि उपयोगी सदस्य बनना, है ना। एक पढ़ा लिखा जो व्यक्ति होता है उसकी अलग ही अपनी पहचान होती है, तो उस तरह से भी हम देख सकते हैं कि शिक्षा की उपयोगिता है। तो वो हमारे सभी उद्देश्य हैं। अगले उद्देश्य की जो बात आपने करी कि जो लर्निंग है, जो सीखना है, वो कॉग्निटिव, साइकोमोटर, है ना, अफेक्टिव डोमेन्स में होता है। 3 तरह के डोमेन्स हैं। एक बौद्धिक विकास है ना, और संवेगात्मक विकास है। इन सभी विकासों की चर्चा अफेक्टिव डोमेन है ना, साइकोमोटर डोमेन है हमारा। उसमें ये है कि जो हाथ पैरों की हमारी एक्टिविटीज़ है, इस सब का विकास हम चाहते हैं जी। बच्चे का शारीरिक विकास हो हम चाहते हैं, बच्चे का बौद्धिक विकास हो, मानसिक विकास हो, चारित्रिक विकास हो। तमाम विकासों की चर्चा शिक्षा के उद्देश्यों के रूप में की जाती है। तो ये सब उद्देश्यों को लेकर जब हम चलेंगे तो हमको लगता है कि फिर हम अपनी एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन करते हैं, चाहे वो करिकुलर हो या को करिकुलर एक्टिविटीज़ हो। अब करिकुलम में जो भी विषय रखे गए, उन विषयों की भाषा की मैं बात करूं तो भाषा का उद्देश्य ये है कि बच्चा हमारी और मैं बच्चे की बात को समझ सकूं, वो अपने मन की बात को हमारे सामने रख सके। मैं अपनी बात जो अगर समझाना चाह रहा हूं एज ए टीचर, तो हमारी बात बच्चा समझे, ये भाषा का उद्देश्य है। तो ये इस उद्देश्य को लेकर हम चले, जिसके लिए हमने बच्चे को भाषा का ज्ञान कराया। अब भाषा में हमने कुछ जो उसका पाठ्य पुस्तक है उसमें कुछ कहानियां, कुछ कविताएं रखी गई। साथ ही साथ हम ये भी चाहते हैं कि इसको कुछ हम, जैसे आपने सुना होगा कि हम कक्षा कक्ष गतिविधियों के अलावा कई बार भाषण प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, वहाँ भी एक कॉम्पिटिटिव माहौल होता है, दूसरे से आगे निकलने की बात होती है। तो वहाँ भी वो शिक्षा के जो उद्देश्य भाषा से संदर्भ में जो किताब के माध्यम से हम लोग पूरे करने वाले थे, उनकी कहीं ना कहीं प्रतिपूर्ति उन गतिविधियों से भी होती है। सो वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ में आते हैं। यहाँ तमाम विकास की बात की गई। मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूँ कि जो हमारे उद्देश्य थे उनकी पूर्ति के लिए हमें को करिकुलर एक्टिविटीज़ को बहुत ध्यान देना होगा। और लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि यदि हम करिकुलर एक्टिविटीज़ एज वेल एज को करिकुलर एक्टिविटीज़ को बराबर का यदि हम मान्यता दें, जी हाँ, तो आप देखिएगा कि एक बहुत ही बैलेंस्ड पर्सनैलिटी निकल कर आती है। अन्यथा कई बार हमें ऐसा महसूस होता है कि हमको थियोरेटिकल ज्ञान तो है, लेकिन कई बार हम व्यवहार में उसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। इस तरह की चीज़ें अक्सर देखने को आती हैं। खास करके कहा जाता है कि बच्चे के सिर्फ किताबी नॉलेज अगर करते हैं तो वो एक किताबी कीड़ा बन करके रह जाते हैं, दुनिया में वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर सुदीप जी कितने अच्छे ढंग से उन्होंने बताया हमें कि ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं बच्चों को, जो उनके एजुकेशन से रिलेटेड अदर जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़
एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, उनको बुकिश जो नॉलेज होती है, किताबों को पढ़ाना लिखाना, वो जो एक ट्रेडिशनल थिंकिंग रही है अभी तक एजुकेशन को लेकर के, वो अब सोच से थोड़ा सा हम आगे बढ़े हैं और कहीं ना कहीं हमको इस बात को अब एहसास होने लगा है। हमारे शिक्षाविदों के समझ में ये बात आई है कि बच्चों को अगर डेवलप करना है, उनको एक संपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में हमको समाज के सामने लाना है, तो सिर्फ उनको किताबी शिक्षा उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं हो सकती है। जो शिक्षा के उद्देश्य हैं कि एक व्यक्ति को एक संपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में ढालने के लिए, उसके चारित्रिक गुणों का विकास करने के लिए, शारीरिक गुणों का विकास करने के लिए कहीं ना कहीं हमको अदर एक्टिविटीज पर भी ध्यान देना होगा। और ये अदर जो एक्टिविटीज होती हैं वो किसी भी तरह से अदर उनको न कहकर, बल्कि ये कहिए कि शिक्षा के जो मूल उद्देश्य हैं उनको पूरा करने के लिए कहीं किसी न किसी रूप में वे सहायक होती हैं। इसलिए इस बात को समझना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ये जो को करिकुलर एक्टिविटीज हैं वो भी हमारे एजुकेशनल जो बुक पैटर्न है पढ़ाने का, उसके सहायक के रूप में है, किसी भी तरह से ये अलग नहीं है और इनके बगैर शिक्षा का पूर्ण उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। जी सर। जी, आपने बिल्कुल सही एक्सप्रेशन दिया जी। और जो बात आपने दो निकाली जी, एक आपने कहा कि को करिकुलर एक्टिविटीज को हम बिल्कुल ही एक्स्ट्रा नहीं कहेंगे जी। तो यहाँ पर थोड़ा सा और बात को स्पष्ट करने के लिए कॉन्सेप्ट्स को लेना चाहूंगा मैं जी। और देखते हैं कि करिकुलर एक्टिविटीज में क्या क्या आता है। फिर हम को करिकुलर एक्टिविटीज में समझने की कोशिश करेंगे कि को करिकुलर एक्टिविटीज क्या क्या हो सकती हैं। एक और वर्ड की खास चर्चा मैं आपके साथ करना चाहूंगा, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। ये मतलब कुछ दिन पहले तक इस शब्द का इस्तेमाल काफी होता था। तो उस समय जो वर्ड एक्स्ट्रा है उससे ऐसे लगता था कि क्या ये अतिरिक्त है, क्या इसकी कितनी आवश्यकता है। कई बार मैं आपको बताऊंगा कि को करिकुलर एक्टिविटीज का बहुत लोग विरोध भी करते हैं कि भाई इससे ध्यान भंग हो रहा है, बच्चे की जो पढ़ाई है वो नहीं होता, वो खेलकूद में लगा हुआ है। अब सर आपने जो ये चीज कहा, इस पर मैं थोड़ा सा अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको शेयर करना चाहूंगा। उसमें मैं 10th क्लास में पढ़ता था और एक हमारे एरिया का सबसे जाना माना स्कूल, वहाँ पर बच्चों को एजुकेशनल के साथ साथ में एक्स्ट्रा एजुकेशनल एक्टिविटीज, योगा और ये सब चीजें बहुत ज्यादा कराई जाती थी। मैंने देखा कि हमारा जो एक सहपाठी था, हमारा एक क्लास का दोस्त है, उसने स्कूल से नाम सिर्फ इसलिए कटवा लिया क्योंकि इस स्कूल में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एक्टिविटीज कराई जाती हैं। हमारे एजुकेशनल जो हमारा करियर है उसमें कहीं पर बाउंडेशन आ रही है। तो इस तरह की एक जो सोच रही है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बाधक रही है। आज फिलहाल तो आज तो पेरेंट्स बहुत ज्यादा जागरूक हैं और इन चीजों को समझते हैं। जी हाँ, तो उसी को और जरा क्लियर करने के लिए आइए देखते हैं कि करिकुलर एक्टिविटीज का क्या रोल है। These are confined to the subject matter, say for language, maths, societal and environmental awareness, music, etc. Mostly done inside the classroom. Sometimes not imparting practical knowledge and do not account for overall development. जैसे आपसे चर्चा हो रही थी शुरू में, तो आपने देखा कि जो करिकुलर एक्टिविटीज हैं वे कक्ष में अंदर ही होती हैं, अंदर ही करवाई जाती हैं और कुछ विषयों पर खास उनका आधार होता है। विषय हैं, उनको हम पढ़ाते जाएंगे, उनका कुछ कंटेंट, कुछ सिलेबस होगा हमारा। एक और मिलता जुलता शब्द देखिए निकल कर आया, सिलेबस। सिलेबस जो हमारी जो भी कक्षा होती है उसके शुरू में छात्रों को दिया जाता है और वो एक रिटन डॉक्यूमेंट है। उस सिलेबस में ये लिखा होता है कि भाई क्या क्या पूरे साल में कराया जाए। फर्स्ट सेमेस्टर में क्या होगा, हाफ ईयरली क्या होगा, फाइनल ईयर में क्या होगा, ये पूरी तरह से वेल प्लान्ड हैंड बुकलेट हमारे हाथ में आ जाती है कि जी पूरे साल में यही हमको करना है। सो इट्स अ रिटन डॉक्यूमेंट। लेकिन करिकुलम इससे थोड़ा सा बृहद कॉन्सेप्ट है और करिकुलम में वो सब एक्टिविटीज आ जाती हैं जिनके माध्यम से हम उन जो सिलेबस में लिखा हुआ है उनको हम अचीव करेंगे, उन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करेंगे। सो फिर करिकुलम को फिर से आपने बांटा, क्योंकि केवल कक्षा के अंदर हो रही गतिविधियों से हम अपने सभी उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर पा रहे। सो जैसे हमने कहा कि करिकुलर एक्टिविटीज में आपकी विषयों पर मेनली कंसंट्रेशन रहता है, लैंग्वेज है, मैथ्स है, साइंस है, एनवायरमेंटल साइंसेस एटसेट्रा, म्यूजिक भी कुछ हद तक। बाकी ये गतिविधियां क्लासरूम के अंदर होती हैं, क्लासरूम में बच्चे बैठे हुए हैं, वहाँ पर एक ख़ास हमारे पास गाइडलाइन है, उसको फॉलो किया जा रहा है, टीचर के माध्यम से वो काम होता है। उसके बाद आप एक बात और भी यहाँ देखी गई है कि जैसे कि
हमारा शिक्षा के उद्देश्यों की हमने चर्चा की थी। हमारा उद्देश्य ये था कि बच्चे का विकास, संपूर्ण विकास हो और वो समाज के लिए उपयोगी सदस्य बन सके। तो वहाँ हम उसको पहुँचाना चाहते हैं। तो केवल थ्योरेटिकल नॉलेज से बात नहीं बनती, क्योंकि हमें, मान लीजिए हमने कुछ गणित में कुछ अभ्यास किया, कुछ हमने मान लीजिए परसेंटेज की बात की या लाभ हानि की बात करी, तो वो लाभ हानि तो मुझे लगता है बाद में जीवन में उपयोगी होगी कि भाई हम कौन सी गतिविधि करें तो लाभ होगा, किस गतिविधि से हमको हानि होने जा रही है। सो मतलब केवल परीक्षा पास करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य यह है कि बच्चे का संपूर्ण विकास हो और उस शिक्षा के माध्यम से वह एक अपनी आगे के जीवन के लिए तैयार हो सके। सो वहाँ पर लेकिन करिकुलर जो एक्टिविटीज़ हैं वो केवल उसको थ्योरेटिकल नॉलेज विद इन द क्लासरूम देती हैं, वहाँ से निकल कर उसे बाहर लाना है। और क्लास में कहा गया कि इट्स डू नॉट अकाउंट फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट, संपूर्ण विकास, टोटल डेवलपमेंट की बात नहीं हो पाती है करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर। सो ये देखिए कुछ बातें निकल कर आ रही हैं जो कि क्लासरूम में सब्जेक्ट्स को पढ़ते समय, करिकुलर एक्टिविटीज़ को करते समय कुछ हमारी लेग बिहाइंड हो जा रहे हैं, हम पीछे छूटे जा रहे हैं, कुछ हमारी स्किल्स जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो पा रहा है, कहीं कुछ मिसिंग है, कहीं कुछ मिसिंग है। तो उसको कैसे प्राप्त करेंगे, आइए बात करते हैं आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ की। यहाँ पर दीज आर नॉन एकेडमिक बट फॉर्मल पार्ट ऑफ एजुकेशन, टाइम टेबल्ड एंड कंपल्सरी सेशन फॉर ऑल स्टूडेंट्स। यहाँ देखिए खास बात कही गई है कि डेफिनेटली ये नॉन एकेडमिक हैं, हो सकता है कि इनकी परीक्षा ना हो। जैसे मान लीजिए कि हम भाषा की बात करेंगे तो हमसे सवाल कुछ किए जाएंगे कि विलोम शब्द बताओ, पर्यायवाची बताओ, ये सब हमारा होगा थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन। हो सकता है कि भाषण में मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया, सेकंड स्थान प्राप्त किया, वो उतना ज़्यादा मार्कशीट में ना लिखा हो। इट मे पॉसिबल, हो सकता है कि एकेडमिकली उतनी ज़्यादा उसकी इम्पोर्टेंस ना हो, या कि ऑन रिटन डॉक्यूमेंट में वो बाद में ना दिया जाए, लेकिन इट्स ए फॉर्मल पार्ट ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का ये खास इंटीग्रल फॉर्मल पार्ट है, इसको हम बिल्कुल अलग नहीं कर सकते, जैसे आपने शुरू में कहा। और ये टाइम टेबल्ड है, मतलब विद्यालय की कक्षाओं के हर टाइम टेबल में आप देखिएगा तो खेल की कक्षाएं निश्चित हैं, और ये निश्चित है कि भाई हर दूसरे या चौथे शनिवार को बाल सभा होगी। ये भी निश्चित है समय कि भाई इस समय हम बच्चों में कॉम्पिटिशन्स करवाएंगे, उसमें डिबेट वगैरह समारोह होंगे, तो वो सब टाइम टेबल्ड है। एंड ऑल्सो इट्स ए कंपल्सरी सेशन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। ऐसा नहीं है कि बच्चे चाहें तो अटेंड करें या बच्चे चाहें तो अटेंड ना करें, उनको वहाँ रहना ही रहना है। सो ये सब बातें कही जा रही हैं को करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए। आइए आगे चलते हैं, इसके बारे में देखेंगे। Each student may get to choose what co-curricular activities he wishes to pursue, and but he is required to follow at least one. ये कंपल्सन है कि कम से कम एक एक्टिविटी जरूर छात्र करे। ऐसा ना हो कि मैं ये कहने लगूं कि मुझे कोई भी गतिविधि में कोई रुचि नहीं है। आप देखिएगा कई बार ऐसा होता है, हम आगे भी चर्चा करेंगे, कि कुछ छात्र इतने ज़्यादा पढ़ने में मशगूल होते हैं, इतना ज़्यादा उनको किताबों से अध्ययन, वो बुरा नहीं है, वो भी हमको करना है, इतने ज़्यादा उसमें तमाम प्रेशर्स, उनका पेरेंटल हो सकता है या अपना पीयर ग्रुप का हो सकता है, टॉप करना है, जो भी, इतनी ज़्यादा किताबों में वो रहते हैं, इतना ज़्यादा समय वहाँ व्यतीत करते हैं कि उनके पास बिल्कुल ही वो खेलने में नहीं आ पाते। कई बार वो कुछ अच्छी चीज़ों को भी मुझे लगता है मिस करते हैं। सो उन बातों के लिए कहा गया कि यहाँ पर हर विद्यार्थी के लिए कम से कम एक गतिविधि चुनना जरूरी है, कंपलसरी बनाइए। आगे हम देखेंगे, या स्टाफ आर रिक्वायर्ड टू रन को करिकुलर एक्टिविटीज एज ए पार्ट ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्ट। किसी भी स्कूल में यदि आप छात्रों के साथ कुछ डिबेट या कोई अन्य वाद विवाद प्रतियोगिता करना चाहते हैं तो वहाँ पर डिसिप्लिन बना रहे, स्ट्रक्चर्ड माहौल में ठीक से वो गतिविधि हो। यदि आप छात्रों पर डाल देंगे तो हो सकता है कि यद्यपि हम आगे ये भी देखेंगे कि छात्र भी रिस्पॉन्सिबल बहुत ज़्यादा अपने आप को फील करते हैं और वो करवा सकते हैं, लेकिन फिर भी अध्यापकों के सुपरविज़न में वो एक्टिविटी हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो आपसे कहा गया कि ये अध्यापकों के कॉन्ट्रैक्ट में सम्मिलित है और
उसमें लिखा, इसमें आप देखिएगा कहीं कि मैं अपॉइंटमेंट लेटर्स की बात यदि आपके साथ करूं तो आप देखिएगा कि उसमें ये लिखा रहता है कि ऑल द ड्यूटीज गिवन बाय द प्रिंसिपल फ्रॉम टाइम टू टाइम वन हैज टू टेक। एक अध्यापक को केवल पढ़ाना नहीं है, लेकिन तमाम और गतिविधियों में भी आपको पूरा सहयोग देना है। एक विद्यालय में जितनी भी गतिविधियां होती हैं सो वो टाइम टेबल्ड हैं, उनकी बाकायदा वो ड्यूटी है। और ऐसा भी आप देखिएगा कि अभी हम अफोर्डेबिलिटी की बात करेंगे कि उनको कई बार हम पे भी करते हैं टीचर्स को इन तमाम अतिरिक्त गतिविधियों को कराने के लिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ताकि हमारा मेन करिकुलम अफेक्टेड ना हो या किसी खास प्रोग्राम की हम तैयारी कर रहे हैं तो हमको ऑफ द स्कूल आवर्स भी काम करने पड़ते हैं। सो कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, कुछ इंसेंटिव्स टीचर्स को दिए भी जाते हैं कि भाई आप बच्चों के साथ काम कराइए। सो वो स्ट्रक्चर्ड है, टाइम टेबल्ड है, विद इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द टीचर्स हैं, एंड दे आर पेड ऑल्सो फॉर दोज। कहीं कहीं ऐसा भी है कि भाई उनको आप एक्स्ट्रा भी पे कर सकते हैं। आफ्टर ऑल दिस इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एजुकेशन, चाहे वो इंस्टीट्यूशन के बेस पर सोचे चाहे स्टूडेंट के बेस पर, वो दोनों ही के एंगल से। और ये सभी बातें इसलिए उतना ज्यादा उसके महत्व को सिद्ध करने के लिए ऐसे किया जा रहा है कि भाई टाइम टेबल में है, स्ट्रक्चर्ड है, आपकी ड्यूटी में है, और बच्चों को सबको करना है ताकि कोई भी उसको मिस ना करे, कोई उसको मतलब ऐसे ना ले मैं जाऊं ना जाऊं, कोई बात नहीं हो रही है। एक बात सर यहीं पर थोड़ा सा और समझ लेते हैं, हालांकि हम शिक्षा के उद्देश्यों की बात हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन एक बार यहाँ पर स्पेशली मैं समझना चाहूंगा कि अगर कोई बच्चा बहुत अच्छी तरह से है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, 90+ उसके मार्क्स आ रहे हैं एजुकेशनल एक्टिविटीज में, लेकिन उसके बावजूद अगर उस बच्चे को हम एक चाहे बाउंड करके अगर हम चाहे म्यूजिक की तरफ या अदर जो करिकुलम एक्टिविटीज की बात अभी हम कर रहे हैं उस पर हम उसको फोर्स करते हैं या मोटिवेट करते हैं उस तरफ जाने के लिए, ये किस तरह से उस बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, किस तरह से उसके समग्र विकास के लिए अगर हम बात करें तो वो किस तरह से इसके लिए सहायक होगा? जी, समग्र विकास की कॉन्सेप्ट को हमें समझना होगा। जी, हमें केवल करियर हमारा मतलब मुझे कहीं जॉब मिल जाए बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस, एकेडमिक परफॉर्मेंस, मुझे कहीं जॉब मिल जाए, ये हमारा समग्र विकास नहीं है। वहां पर भी हमको लाइफ लीड करनी है, हमको लीडरशिप क्वालिटीज कई जगह दिखानी होती हैं, हमको कोऑपरेटिव लर्निंग करनी पड़ती है, हमको समूह में काम करने पड़ते हैं। सो देखिए ऐसा है कि 90% एंड अबव मार्क्स लाने के लिए हमको मुझे लगता है बहुत ज्यादा इंडिविजुअल एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। आप कोऑपरेटिव एक्टिविटीज से दूर हटेंगे जी, क्योंकि आपको 95, 97 लाना। सो लेकिन जब आपने मान लीजिए वो जॉब ले भी लिया, उसके बाद तो आपको टीम वर्क करना है। बहुत बढ़िया जी, है ना। उसके बाद तो आपको तमाम लोगों का सहयोग लेना है। आपको मान लीजिए आप मैनेजर बन गए जी, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल कर रहे हैं, तो वहां तो आपको बहुत तरह के लोग मिलेंगे जी। सभी उतने ज्यादा एकेडमिक माइंडेड हो सकता है ना भी हो, तो उनको कैसे हैंडल करेंगे? वहां पर ये जो ट्रेनिंग है वो बहुत आपके काम आने वाली है। सो हमें ये समझना होगा कि वो समग्र विकास क्या है, और पेरेंटल जो प्रेशर है वो भी पेरेंट्स को भी आके समझना होगा कि आगे आके समझना होगा कि भाई केवल परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो उसे मिल रहे हैं वही नहीं, बल्कि और बातें भी ओवरऑल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करती हैं। और मुझे लगता है कि आजकल लोग समझ भी रहे हैं, बहुत अच्छा इस तरह का सुझाव आया है और लोग उसको समझ रहे हैं, उसको फील भी कर रहे हैं। जैसे आपने अपने बचपन की जो बात आपने बताई कि भाई किस लिए एडमिशन कटवाया, और फिर बाद में जरूर उसने फिर जैसे आज यदि आप अपने मित्र से बात करें तो मुझे लगता है शायद वो आपसे ये कहे कि भाई गलती हो गई जी। तो चलिए आगे और देखते हैं। अब बात में को करिकुलम इज जनरली वेल फंडेड। देखिए अफोर्डेबिलिटी की बात आपसे आगे करेंगे। कई स्कूल ये कहते हैं कि नहीं ये बड़ी महंगी गतिविधियां हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे ये कहूँ कि भाई फॉर एग्जाम्पल एनुअल फंक्शन की तैयारी है। एनुअल फंक्शन में आप देखिए आजकल स्कूल्स के एनुअल फंक्शन में जाइए, मुझे लगता है बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कि जबरदस्त नेशनल लेवल का कोई प्रोग्राम चल रहा हो जी, है ना। तो वहां पे लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं और बच्चे पूरे जोश और खरोश के साथ में इसकी जी हाँ। तो वो कहीं पैसे की कोई बात नहीं आनी चाहिए। सो दीज एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज आर वेल फंडेड। कहीं ना कहीं से हमको उसकी भी व्यवस्था करनी होगी। आगे चलते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि
छात्र क्या सोचते हैं इनके बारे में, इन एक्टिविटीज के बारे में। हम्म, तो छात्रों की जो समझ है, दे फाउंड इट अ काइंड ऑफ लेबोरेटरी फॉर प्रैक्टिकल एंड वोकेशनल इंटरेस्ट। देखिए, छात्र ने आपके साथ पढ़ाई की, बहुत उसने अध्ययन कर लिया, लेकिन उसको वो थ्योरेटिकल जानकारी मिल गई, लेकिन वो प्रैक्टिकल जानकारी यदि वो नहीं मिल पा रही है, तो वो इस को करिकुलम को, जो एक्टिविटीज आपने डिजाइन करके रखी हुई हैं, उनको वो ऐसा मान के चलेगा कि यहाँ हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी। दे फाउंड इट लेबोरेटरी, वहाँ पर उनको काम करने का मौका मिलता है। आप कई बार नाटक की तैयारी होती है, आप एनएसडी से एक्सपर्ट बुलाते हैं, उनके साथ खास कदम से कदम मिला के हमारे छात्र जब वहाँ पर ट्रेनिंग लेते हैं तो उनको बड़ा अच्छा लगता है। तो उसमें कहीं फंड की कोई समस्या नहीं है, और यदि है भी तो हमें मैनेज करना है। सो आप देखिए कि स्टूडेंट्स इनके बारे में कितना अच्छा सोच रहे हैं। प्रैक्टिकल इंटरेस्ट उनको वहाँ मिल रहा है, वोकेशनल इंटरेस्ट उनके जो हैं वो वहाँ फुलफिल हो रहे हैं। ये देखिए, यूजिंग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी एज एन इंडिकेटर ऑफ इंटरपर्सनल स्किल। जब आपने बाकी के साथियों के साथ मिलकर काम किया, तो आपके पास इंटरपर्सनल जो स्किल्स हैं, मैं आपसे बात करूं, आप मुझसे बात करें, है ना, तो आपस की जो समझ है वो ज़्यादा विकसित हो रही है ना, जो हमारी आगे की भविष्य में जब मैं जाऊंगा, जीवन में प्रवेश करूंगा शिक्षा के बाद, वो हमारे बहुत काम आने वाली है जी। सो इन गतिविधियों के लिए छात्रों की भी सोच बहुत अच्छी है। छात्रों की भी सोच इन गतिविधियों में हम देखते हैं कि काफी खुले दिल से वो पार्टिसिपेट करते हैं, खूब एंजॉय करते हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर सुदीप जी हमको ये बता रहे हैं कि ये जो को करिकुलम एक्टिविटीज होती हैं, ये किसी स्टूडेंट के लिए कितना ज्यादा सहायक होती हैं। जब भी वो हमारा बच्चा अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करके अपने एक कहें कि ऑक्यूपेशनल लाइफ में जब वो एंटर करता है, तो उसे किसी न किसी के अंदर में काम करना पड़ता है। वहां पर किस तरह से हम एक टीम वर्क के रूप में बच्चा अपना पार्टिसिपेशन वहां पर शो करेगा, साथ ही आगे फ्यूचर में चल करके जब उसे एक बॉस की भूमिका में, एक मैनेजर की भूमिका में, एक चीफ इंजीनियर की भूमिका में जब अपने एक जो कहें सबऑर्डिनेट्स हैं उनसे काम लेना होगा, तो किस तरह से काम लेना होगा, किस तरह से सबको साथ में लेकर के आगे बढ़ने की एक जो टैक्टिस होती है, ये कला होती है। और ये इस कला का जो हम कहें बेसिक नींव, वो इन्हीं को करिकुलम एक्टिविटीज में हम देख सकते हैं। और जी, एक बात मैं आपका ध्यान चाहूंगा, थोड़ा सा मुझे ध्यान आया, मुझे याद आ रहा है कि स्टूडेंट्स थिंक अबाउट एक्टिविटीज़ की बात है, तो मुझे ध्यान आ रहा है कि एक बार मैंने अपने ट्रेनिंग से पूछा कि भाई पिछले साल जो कुछ भी आपने किया, सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा। तो एक सुर से आवाज़ आई कि एजुकेशनल टूर। जी, मतलब एजुकेशनल टूर, कहीं और जाकर वहाँ पर तमाम एक्टिविटीज को देखना, उनको वो सब एक्टिविटीज से ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। जो बच्चों की सोच की जो बात से मुझे अचानक एक बात याद आ गई, मैंने आपको डिस्टर्ब किया जी। तो दोस्तों, आपने देखा कि इसमें हमारे छात्र कितनी अच्छी सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं। ये किस तरह से हमारे बच्चों के चारित्रिक विकास और उनके अदर जो नेसेसरी स्किल्स हैं वो डेवलपमेंट में किस तरह से एक करिकुलम एक्टिविटीज अपनी भूमिका निभाती हैं, इस बात को जानने की कोशिश करेंगे। अभी हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।
वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार हमारे प्रोग्राम में फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं को करिकुलर एक्टिविटीज़ की। आपने देखा कि हम ब्रेक पर जाने से पहले हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर सुदीप जी हमको बता रहे थे कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ किसी भी तरह से बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, खास करके अगर हम उसके प्रोफेशनल लाइफ को अगर हम केंद्रित करके बात करें, अगर अल्टीमेट हम उसी को अपना एक पैरामीटर बना करके चलते हैं, तो वहाँ पर भी हमारे बच्चे को किसी ने स्टार्टिंग के लेवल में किसी न किसी के अंदर में काम करना पड़ता है और बाद में एज ए बॉस उसको लीड करना होता है। तो सभी एक्टिविटीज में अपने दोस्तों को, अपने पीयर ग्रुप को साथ में लेकर के आगे चलना होता है, कैसे अपने सबऑर्डिनेट से एक बेटर काम लेना होता है, ये सारी चीज़ें डेवलप होती हैं या हमारे बच्चे की इसी को करिकुलम एक्टिविटीज से जब वो अपने अदर पीयर ग्रुप के बच्चों के साथ में होगा। कि अगर आप हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर सुदीप कुमार जी से इस सब्जेक्ट पर कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहें तो आपका स्वागत है। आप कॉन्टैक्ट करें हमारे टोल फ्री नंबर 1800112008 पर, साथ ही हमारा फोन नंबर 01126511613 और हमारा फैक्स नंबर 01126511609 है, जिस पर कि आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी rehabstd@ndc.vsnl.net.in और हमारी वेबसाइट www.rehabcouncil.nic.in। आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सर, ब्रेक पर जाने से पहले हम लोगों ने इस बात को बहुत अच्छी ढंग से समझने की कोशिश किया कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ किस तरह से आगे बढ़ाने में सहायक होती हैं। और खास करके सर एक इम्पॉर्टेंस यहाँ पर मैं और भी कहना चाहूँगा कि आजकल चूंकि एक मोटिवेशन हुआ है कि एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया जा रहा है। हम बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हम देख सकते हैं जहाँ पर कि बच्चे अगर एकेडमिक्स में बहुत अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं, वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, चाहे वो कराटे की कोचिंग होती है, चाहे म्यूजिक होता है, वो उसमें वो बहुत अच्छे निकल जाते हैं और उसी को वो अपना एक करियर बना लेते हैं। उससे नाम और पैसा दोनों ही कमाते हैं और बहुत ही सक्सेसफुल लाइफ लीड करते हैं। इसमें आपका क्या कहना है? बिल्कुल ठीक है। मान लीजिए मैं खिलाड़ी बन गया और खेल में भी तो कम चार्म नहीं है। मान लीजिए मैं थिएटर एक्टर बन गया, तो वहाँ भी मुझे लगता है कि ये ज़्यादा आजकल अट्रैक्टिव प्रोफेशंस हैं। सो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम किताब को पढ़कर ही केवल टीचर ही बनेंगे या हम डॉक्टर इंजीनियर ही बनेंगे। हमारे पास बहुत से ऑप्शंस हैं। पहले ऐसा होता था कि ऑप्शंस बहुत लिमिटेड थे, हमारी सोच बहुत सीमित थी कि भाई ये 2-4 सरकारी नौकरियां हैं, इनको प्राप्त करना है और उनको प्राप्त करने के लिए आपको गणित जानना आना चाहिए, अंग्रेजी आना चाहिए और आप उन्हीं विषयों को पढ़ते रहिए। लेकिन आज प्रोफेशन की जो होराइजन है, डायमेंशन बहुत ज्यादा इंक्रीज किया है। और वो जो पुराना था कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब वाली सोच से हम बाहर निकल चुके हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है बिल्कुल बाहर ही नहीं निकले बल्कि ऑल टुगेदर पलट गया है। क्या? बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि अभी एक जस्ट रिसेंट में एक सर्वे हुआ है, वहां पर ये देखने को आया कि आजकल जो हमारे पेरेंट्स हैं वो खुद इस बात को चाहते हैं कि उनके बच्चे अदर एक्टिविटीज में, खास करके वहां पर वो तो मॉडलिंग और इस तरह के ग्लैमर वर्ड से जुड़ा हुआ उनका सर्वे था। और आप यकीन करें कि उस सर्वे का जो रिजल्ट था कि 80% पेरेंट्स जो कि इससे अवेयर हैं वो चाहते हैं कि उनके बच्चे किसी तरह से इस तरह के सीरियल है, चाहे एक एडवर्टाइजमेंट है, चाहे इस तरह की जो भी एक्टिविटीज हैं उसमें निकल करके सामने आए, एक बेहतर नाम और पैसा दोनों कमाए। जी, आपने कहा 80% पेरेंट्स, मैंने आपसे कहा था कि 100% छात्रों ने ये कहा कि एजुकेशनल टूल सबसे अच्छा लगा जी, बाकी पढ़ाई लिखाई से ज्यादा। सो इसका मतलब ये है कि एक शिफ्ट हो रहा है। हम ऐसा चाहते हैं कि भाई हमारे और भी जो ऑप्शंस हैं हमारे पास प्रोफेशन के, उनको हम अपनाएं और उनको अपनाने के लिए हमें इन गतिविधियों में आगे बढ़ना होगा। सो आइए थोड़ा सा और देखते हैं कि इन दोनों ही करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज की थोड़ी सी तुलनात्मक एक बात आपके साथ करना चाहता हूँ। एक पॉइंट है थ्योरेटिकल वर्सेस प्रैक्टिकल डेवलपमेंट। एक सैद्धांतिक विकास होता है आपका कक्षा कक्ष में, विभिन्न आपको थ्योरीज पढ़ाई जाती हैं। आपने विज्ञान में बहुत से सिद्धांतों को पढ़ा, गणित में बहुत से प्रमेयों निर्मेयों की आपने रचना करी। लेकिन आप आइए मान लीजिए कि आपको बिल्डिंग बनानी है, तो बिल्डिंग में आपको हाइट एंड डिस्टेंस के फार्मूले लगाने होंगे। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो थ्योरी आपने नॉलेज वहां पर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हुए ली थी,
उसको तो आपने यहाँ मंदिर बनाते समय ऊपर झंडा कितना ऊपर जाएगा, क्या जी, होगा, जी। कितनी दूर से वो दिखाई देगा, ये वो अप्लाई किया कहीं ना जी, कहीं वो knowledge, जी। एप्लीकेशन जरूरी है, वो इंजीनियरिंग, वो टेक्नोलॉजी, जी। साइंस और टेक्नोलॉजी में जो अंतर है, टेक्नोलॉजी के लिए कहते हैं लोग इस एप्लीकेशन ऑफ द साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। जी। सो मुझे लगता है लगभग वैसा ही अंतर यहाँ भी है कि हमने बहुत सारा सिद्धांत पढ़ लिया, लेकिन उसका उपयोग तो हमें जीवन में करना है। सो ये एक पॉइंट इसके लिए कहा गया। अगले जो बात है कि पार्शियल वर्सेस टोटल डेवलपमेंट, करिकुलर एक्टिविटीज से डेफिनेटली आज हम जब यहाँ बैठे हुए आपके साथ चर्चा कर रहे हैं, तो मेरा उद्देश्य ये बिल्कुल नहीं है कि हम करिकुलर एक्टिविटीज को कम दर्जा देना चाहते हैं, वो बिल्कुल वहाँ पर बिल्कुल फिट है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो को करिकुलर एक्टिविटीज है उसको भी समान दर्जा मिले, है ना, क्योंकि हमें संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना है, हमें केवल किताबी ज्ञान नहीं देना है, बल्कि हम ये चाहते हैं कि उस ज्ञान का प्रयोग वो जीवन में कर सके। सो ये दो बातें, थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल एंड टोटल और पार्शियल डेवलपमेंट की जो बातें की एक बेटर थोड़ा सा अगर हम एग्जांपल के रूप में कहें कि जब हम बिल्डिंग को बनाते हैं तो केवल ब्रिक्स और सीमेंट से जब जोड़ दिया तो वो एक अच्छा वेल डिजाइंड और बहुत ज्यादा शाइनिंग के साथ में नहीं होता, जब तक कि उसमें हमने मार्बल लगा करके और बहुत अच्छी शाइनिंग उसमें नहीं प्रोवाइड की, तब तक वो रहने के काबिल नहीं होता है। हाँ जी, बिल्कुल जी जी, हो सकता है आप रह सकें, लेकिन उतना ज्यादा आपको वो रहने में अट्रैक्टिव नहीं लगेगा कम से कम। तो ये अगला पॉइंट देखिए, बिल्कुल वही बात कर रहा है। द सेकंड कंपनसेट्स वन, मतलब जो को करिकुलर एक्टिविटीज है वो कहीं ना कहीं पहली जो करिकुलर एक्टिविटीज है उनको कंपनसेट कर रहे हैं, क्षतिपूर्ति का काम कर रहे हैं, कि जो कक्ष में थोड़ी सी बातें जो रह गई थी वो हमने बच्चे को बाहर ले आके जो उसको प्रैक्टिकल एक्सपोजर दिया, वहां से वो उसके साथ आगे बढ़ पाया। एक तुलनात्मक हमने आपसे बात करी है, इससे दे शुड गो हैंड इन हैंड, प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरी क्लासेस, जैसे आपने कहा कि टाइम टेबल में दोनों का ही बराबर का ध्यान दिया जा रहा है। सो हमको ऐसे नहीं मानना है कि इनके लिए कुछ अलग से हमको करना है, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जो समय सारणी है कक्षाओं की, उसमें ही उसको स्थान देना है। रोजाना हम हो सकता है कि शाम के समय कुछ खेलों का प्रावधान करें और दिन में किसी अन्य समय पर हम थोड़ा सा उनकी संगीत की जो क्रियाएं हैं वो करवाएं, है ना। सो ऐसा करवाएं, या कि विभिन्न कार्यक्रम जो बीचों बीच में होते रहते हैं उनकी तैयारियों के लिए समय भी हम निकालें। सो ऐसे लगना चाहिए कि ये कार्यक्रम जो है, अतिरिक्त क्रियाएं जिनको मैं नाम दे रहा हूँ, जिसको कि अभी हम लोग बदलेंगे भी नाम को, सो उसको मुख्य कार्यक्रम का हिस्सा समझें बच्चे, समझें अध्यापक और पूरा सिस्टम, ये बात है। सो ये बात आपकी होनी चाहिए। और इसी से मिलती जुलती जो लगातार एक वर्ड हम और आप इस्तेमाल करते जा रहे हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। देखिए, कुछ समय पहले तक हम लोग ऐसा कहते थे कि अतिरिक्त पाठ्यक्रम क्रियाएं, फिर वर्ड आया पाठ सहगामी क्रियाएं, को करिकुलर एक्टिविटीज। ये वर्ड आने के पीछे कारण ही यही था कि उसको अतिरिक्त ना समझा जाए, उसको हम कम महत्व का ना समझें, इसलिए उसका नाम ही बदल दिया गया। टेक्निकली स्पीकिंग, जब हम बहुत ज्यादा उसमें तकनीकी रूप से अंतर देखने की कोशिश करेंगे, और वो हमको आपको इसलिए देखना होगा क्योंकि हम और आप यहाँ पर उस पर बहस कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा हम ये देखेंगे कि को करिकुलर एक्टिविटीज एज वेल एज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में अंतर क्या है। दैट इज एक्टिविटीज आउटसाइड द रिम ऑफ द करिकुलम, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जिसका थोड़े दिनों पहले तक इस तरह की चर्चा जो थी, और उसके बाद these ECAs exist at all level of education from nursery to college। ये सभी एक्टिविटीज जो हैं बिल्कुल शुरुआत से ही शुरू हो जाती हैं और कक्षा यहाँ तक यूनिवर्सिटी एजुकेशन तक पर भी चलती रहती हैं। मैं आपको बहुत अच्छी एक स्टडी का अभी चर्चा करूँगा कि यदि एक विद्यालय आप रन कर रहे हैं और उस विद्यालय में अलग अलग स्तर के छात्र हैं, प्राइमरी स्तर है, मिडिल स्तर है, उच्च माध्यमिक स्तर है, उसके बाद कॉलेज लेवल है, यूनिवर्सिटी लेवल है। सो यदि आप शुरू से लेकर आखिर तक की शिक्षा की बात कर रहे हैं तो किस स्तर पर कौन सी को करिकुलर एक्टिविटीज कराएं और उसका निर्धारण कैसे होगा, उसकी चर्चा मैं अभी आपसे थोड़ी देर में करना चाहूँगा। यहाँ पर आप देखिए कि जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज थी वो लेस वेल ऑर्गेनाइज्ड and funded also। दो बातें मैंने आपसे पहले उठाई थी, being voluntary for the student and taking place out of the timetable।
को करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में मैंने कहा था कि टाइम टेबल का अभिन्न हिस्सा होंगी, उनके लिए हम फंड अवेलेबल कराएंगे, छात्रों के लिए एसेंशियल होगा उसमें हिस्सा लेना। लेकिन जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, जो कॉन्सेप्ट थोड़ी सी पुरानी है, उस समय तक वो ऑप्शनल था, छात्र आए ना आए, पेरेंट्स भेजें ना भेजें, है ना। आजकल मुझे लगता है कि यदि नए तरह की शिक्षा स्कूलों की मैं बात करूं तो रोज़ाना, ये कि रोज़ाना नहीं तो मुझे लगता है महीने में एक बार ज़रूर फीस से एक्स्ट्रा कुछ पैसे लेकर आओ, ऐसी चर्चा खूब होती है। और कई बार पेरेंट्स कहते हैं कि इतना क्या पैसे लग रहे हैं, लेकिन वो किन्हीं न किन्हीं गतिविधियों में वहाँ पर बच्चों को, चाहे वो पिकनिक ले गए या वो मान लीजिए साइंस म्यूजियम ले गए या कहीं ले गए, तो मतलब कोई एक गतिविधि जरूर वहाँ पर होती है। सो उन सभी का उसमें डालने की बात है वो। सो आपसे कह मैं ये रहा था कि इनमें थोड़ी सी टेक्निकल अंतर जो है, वो पहले ये था कि भाई ऑप्शनल था, टाइम टेबल में नहीं था, टीचर को पे नहीं मिलती थी। मतलब यदि एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है तो टीचर कह सकता था कि जी मेरा टाइम हो गया, मैं चल रहा हूँ, ऐसे पहले था। लेकिन आजकल बदलाव आया, उन गतिविधियों का महत्व तो समझा गया और यहाँ तक ऑफर किया गया कि चलिए आपको ओवर टाइम थोड़ा हम देंगे, कोई बात नहीं, आप रुकिए, ये एक्टिविटी जरूरी है इसलिए। सो ये सब बातें इसमें आई हैं और जो कि पहले नहीं था। सो ये हमें बहुत ही माइन्यूट सा अंतर है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण अंतर है कि ऑप्शन से वो कंपलसरी हो गया एक्टिविटी, लेस फंडेड लेस ऑर्गेनाइज से वो वेल फंडेड वेल ऑर्गेनाइज्ड हो गया, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द करिकुलम हो गया, और हमने उसको एक नया नाम दे दिया पाठ सहगामी क्रियाएं, को करिकुलर एक्टिविटीज। सो ये मुझे लगता है अब हम थोड़ा सा इनके महत्व पर जरूर हम थोड़ा सा आ पाए आपके पास कि भाई क्यों इतनी ज्यादा ये जरूरी है। मैं आपसे जो खास चर्चा करना चाह रहा था 5 E's की, मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि यदि आप कोई विद्यालय रन करते हैं, सो आपके पास छोटे से मध्यम से लेके बड़े बच्चे सभी तरह के हैं, तो कौन से स्तर पर कौन सी क्रिया आप कराएंगे, उस क्रियाओं को डिजाइन करने के लिए आपको केवल प्राइमरी स्तर पर नहीं सोचना है, केवल माध्यमिक स्तर का नहीं सोचना है, बल्कि आपको पूरे विद्यालय की बात करनी है। और आपको ये देखना है कि जो विद्यार्थी नर्सरी के लेवल पर हमारे विद्यालय में आया और कॉलेज पास आउट करने के बाद इंडिविजुअल एडल्ट बन के सोसाइटी में जाएगा, तो क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हम उससे रखेंगे, इतनी ज्यादा एक मतलब आपका विजन होना चाहिए। सो 5 E's की चर्चा आपके साथ करते हैं। एक्सप्लोर, एक्सपीरियंस, एग्जाम्पल, एक्सीलेंट एंड एक्सपर्टाइज। ये 5 E's की चर्चा मुझे कहीं पढ़ने को मिली, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, जैसे ही बच्चा आया, सो यू हैव सर्टेन एक्सपेक्टेशंस कि ये बच्चा बड़े होकर कैसा बनेगा। क्या ये किताबी कीड़ा बनेगा, क्या ये केवल एकेडमिक अपना एक्सीलेंस दिखाएगा, या ये कुछ और भी हम इसमें चाहते हैं। सो आपकी कुछ एक्सपेक्टेशन है, पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस हैं, सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस हैं, और उस जब आपने एक्सपेक्टेशंस अपने निर्धारित कर लिए, जब आपने एक मानदंड बना लिया कि भाई ये बच्चा छोटा जो अभी मेरे पास आया, ये बड़ा होके मैं चाहता हूँ कि मैं आपको एक स्कूल का उदाहरण देना चाहता हूँ। वो उनका मोटो ये है कि वी व्हाट यू वांट टू बी। आप वो ये ऐसा कहते हैं कि विद्यार्थी, पेरेंट्स से ये बात कही जाती है कि आप जो बनना चाहते हैं, मान लीजिए आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, वो आप पहले से ही आपके पास विजन है। सो आप कैसी कैसी शिक्षा के माध्यम से गुजरेंगे, पूरी प्लानिंग है। सो आप एक्सपेक्टेशंस आपके हैं, पेरेंटल हैं, सोसाइटल हैं, कॉलेज के हैं, इंडिविजुअल हो सकते हैं, यहाँ सभी डिफाइन हो रहे हैं पहले से ही। जब आपने एक्सपेक्टेशंस डिफाइन कर लिए तो आप वैसे ही उसको एक्सपीरियंस देंगे, तभी तो वो अनुभव लेके आगे बढ़ेगा। सो सेकंड इज एक्सपीरियंस। वहां पर आप देखिए कुछ पॉइंट्स की मैं चर्चा आपसे कर दूं तो प्रोजेक्ट प्लानिंग यहाँ पर आपके पास है, मल्टीकल्चरलिज्म एंड डाइवर्सिटी अवेयरनेस, ये सभी कुछ ऐसी इससे निकलकर एक्टिविटीज आएंगी। इन सभी बातों से निकलकर वो एक्टिविटीज आएंगी जिनको कि आप को करिकुलर एक्टिविटीज में सम्मिलित कर सकेंगे। ये वो अध्ययन है जो आपको एक गाइडलाइन देता है टू डिजाइन दोज को करिकुलर एक्टिविटीज इन एट डिफरेंट लेवल। देन यू पुट सर्टेन एग्जांपल्स। आप उदाहरण रखते हैं कि भाई कैसे कैसे
आपके जो पुराने जो सीनियर्स थे उन्होंने क्या क्या एक्सेल किया, किन किन क्षेत्रों में एक्सेल किया और कैसे किया, क्या क्या वो, जैसे केस स्टडी मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आप डिस्कस ये कर रहे हैं कि भाई एक फला एल्यूमिनी एसोसिएशन होता है आजकल हर जगह, तो इसका मतलब यह है कि जो विद्यालय से पढ़े हुए पुराने छात्र साल में एक बार वहाँ इकट्ठे होते हैं, वो अपने अनुभव शेयर करते हैं कि भाई हमने ऐसे ऐसे किया और अब आज हम ये कर रहे हैं। सो जो नई पीढ़ी है उनसे कुछ सीखती है। सो आप देखिए पूरी प्लानिंग है आपके पास। एंड फाइनली एक्सीलेंस एंड एक्सपर्टाइज। फाइनली आप चाहते ही हो कि नेटवर्किंग कर सके वो बच्चा, पब्लिक स्पीकिंग, इवेल्युएशन, मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, ये सभी उसमें गुण आ जाए, है ना। सो आप देखिएगा कि ये सब गुण आए, सो कैसे आएंगे? जब आप उसको अनुभव देंगे तभी तो आएंगे। सो पूरे विद्यालय की एक योजना है जिसमें आपने जैसे ही बच्चे ने नर्सरी में एडमिशन लिया, आपने पेरेंट्स से बात की। आप देखिए काउंसलर्स होते हैं, वो बात करते हैं, वो ये बात करते हैं कि आप क्या चाहते हो, बच्चा हमारा क्या बने, उनकी कुछ अपनी एक्सपेक्टेशंस हैं। फिर उन्हीं के आधारित होकर हम करिकुलम डिजाइन करते हैं। करिकुलम देखिए मोर और लेस ऑलरेडी फिक्स्ड है। कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, एनसीईआरटी है, एसईआरटी है, कुछ वहाँ टेक्स्ट बुक्स हैं, वो सब कुछ हमारे पास मतलब फिक्स सा सेट ऑफ प्रोग्राम है। लेकिन को करिकुलम एक ऐसा फ्लेक्सिबल एक्टिविटीज है, वो मुझे लगता है स्कूल के लेवल पे थोड़ा सा आप प्लस माइनस कर सकते हैं। स्कूल के लेवल की ही बात करें, अगर हम टीचर्स के रूप में भी उनके लेवल पर भी हम बात करें, तो टीचर भी अपने बच्चों के साथ मिलकर के कोई प्लान डिजाइन कर सकते हैं कि आज हम ये करेंगे या फिर आगे आने वाले टाइम में हम इस तरह की प्लानिंग करने जा रहे हैं। जी हाँ जी। मुझे लगता है हम इस बात का निर्णय कर सकते हैं कि हम अपना एनुअल डे कब मनाएं, हम अपना एनुअल स्पोर्ट्स कब मनाएं, हम क्या नाम है अपनी बच्चों की डिबेट कब कराएं, ये निर्णय हम अपने लेवल पे कर सकते हैं। सो को करिकुलम एक ऐसा फ्लेक्सिबल करिकुलम है जिसमें कि स्कूल अपनी रोल प्ले कर सकता है। और वहाँ पर ये जो मैंने आपसे तमाम ईज की बात करी है, यहाँ पर पेरेंटल की जो एक्सपेक्टेशंस की जो बात है, वहाँ पर हम मीट आउट कर सकते हैं। सो ये एक अच्छी सी एक्सप्लेनेशन था जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था कि यदि आप ऐसा चाहते हैं कि भाई पूरा विद्यालय हमारा है, और से रेजिडेंशियल स्कूल ऐसे होते हैं जो नर्सरी से लेके कम से कम +2 तक तो चलते ही चलते हैं, और +2 एक ऐसा स्टैंडर्ड है कि वहाँ आते आते बच्चा काफी कुछ अपनी दिशा और दशा वो जो है निर्धारित कर चुका होता है। सो बहुत ज्यादा महत्व है इन गतिविधियों का बच्चों के लिए। सर एक यहाँ पर थोड़ा सा हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ में एक चीज़ और समझना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, खास करके ये कि हम जैसा कि ये मानते हैं कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो बच्चे के समग्र दृष्टिकोण के एक विकास में, हम कहें कि उसके अदर डायमेंशन को भी डेवलप करने में सहयोग देती हैं। आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्या रहा कि जो बच्चे खेल में या म्यूजिक में इस तरह की जो गतिविधियों में आगे बढ़े, क्या उसका ये जो सीखने की क्षमता का जो विकास है, क्या वो एकेडमिक्स में भी ट्रांसफर हो पाता है या नहीं हो पाता है, कि बच्चों का डाइवर्जन हो जाता है कि वो म्यूजिक या खेल की तरफ ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं, ज्यादा इंटरेस्ट उनको मिल जाता है और यहाँ पर एकेडमिक्स में पीछे छूट जाता है। तो इस तरह में सिचुएशन से क्या आपने अपना आपका अनुभव क्या रहा? देखिए ऐसा है कि आप ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की बात कर रहे हैं जी। सो जो कुछ हमने एकेडमिक्स में सीखा वो डेफिनेटली हमारा को करिकुलम में भी काम आएगा जी। और जो हमने वहाँ एबिलिटीज गेन करी, जो वहाँ पे स्किल्स हमने लर्न किए, वो हमारी करिकुलम में भी काम आएंगे। और ऐसा ये मिसकंसेप्शन है कि यदि हम इस खास एरिया में बढ़ेंगे तो हमारा कोई और एरिया छूट जाएगा। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आजकल स्पेशलाइजेशन का जमाना है। आप देखिए डॉक्टर्स भी जनरल डॉक्टर्स होते हैं, उसके बाद वो आंखों के डॉक्टर हो जाते हैं, कान के डॉक्टर हो जाते हैं, ENT का डॉक्टर अलग हो जाता है। इसका मतलब स्पेशलाइजेशन इतना ज्यादा है। सो यदि ऐसा होता भी है कि मतलब मैं खेल में आगे बढ़ा तो मेरा एकेडमिक्स पीछे छूट गया, यदि ऐसा होता भी है तो आपके पास पूरा खेल में आगे बढ़कर कैरियर बनाने का पूरा चांस है। वहां भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं जी। सो इस बात को लेकर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि यदि हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में जाएंगे तो करिकुलम हमारा पीछे छूट जाएगा जी। मैं आपसे ये कहूँ, जैसे मैंने आपसे अर्ज भी किया पहले, कि जब हम पढ़ लिख कर कुछ हमने हासिल किया
वहां पर हमको लीडरशिप दिखानी पड़ेगी। मैं मान लीजिए टीचर ही बन गया, टीचर बन गया तो मुझे क्लासरूम में तो बच्चों को तो नियंत्रित करना ही है जी। तो वहां यदि हमारी तमाम उन योग्यताओं जो मैंने पहले से, यदि मैंने भाषण प्रतियोगिताओं में भाग लिया हुआ है, वाद विवाद में भाग लिया हुआ है, या हमारी कम से कम सोच ऐसी है कि रीजनिंग में कर पाता हूँ, तो मुझे लगता है वो सभी एबिलिटीज हम बच्चों को डील करने में इस्तेमाल करेंगे। बच्चों के तमाम प्रश्न होते हैं, उनको उत्तर देने के लिए आपको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता है? और केवल थ्योरेटिकल नॉलेज से जानकारी नहीं से काम नहीं चलने वाला, बल्कि प्रैक्टिकल जानकारी भी चाहिए। सो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि यदि हम एक एरिया में जाएं तो हमारा दूसरा पीछे छूट रहा है। और यदि ऐसा लगता भी है, प्रकारांतर से ऐसा लग सकता है कि जो खेल में आगे बढ़ गया तो खेल में जो एक्सपर्ट करेगा, मान लीजिए मैं रनर बनना चाहता हूँ, सो मुझे सुबह 2 घंटे प्रैक्टिस करनी है, शाम को 2 घंटे प्रैक्टिस करनी, तो डेफिनेटली उस समय मैं ट्यूशन पढ़ने तो नहीं जाऊंगा। लेकिन आप ये क्यों नहीं मान रहे कि यदि मैंने मैराथन जीती तो हमारा तो वहां भी नाम हुआ, वहां भी हमने पैसे कमाए, वहां भी हमने अपनी वो जीविका क्षमताओं को दिखाया कहीं ना कहीं जी। और एक बात और भी शायद है, मुझे लगता है आप एग्री करेंगे कि एक एप्टीट्यूड होता है, एक रुझान जी, एक किसी विषय के प्रति रुझान, किसी खास एरिया के प्रति रुझान। लोगों का रुझान हो सकता है कि वो म्यूजिक की तरफ जाना चाहते हैं, सो उसको जबरदस्ती मैथ्स में क्यों लेके आया जाए? मुझे लगता है यदि मेरा रुझान किसी विषय विशेष के प्रति है तो उसमें मैं ज्यादा अच्छा काम करूंगा। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सभी लोगों का रुझान म्यूजिक में होता है। मैथ्स में भी रुझान रखने वाले लोग हैं जी, साइंस में भी रुझान रखने वाले बच्चे हैं जी। सो ऐसा कहीं कोई क्लैश नहीं है कि हम यहाँ जाएं कि वहां जाएं। वो अपने एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग कोई बच्चा चाहे गेम की तरफ ज्यादा आकर्षित होगा, चाहे मैथ्स में या साइंस में वो ज्यादा आकर्षित हो सकता है। लेकिन इसको उसके आकर्षण को ध्यान में रखने के साथ साथ में उसके अदर जो एक्टिविटीज है, अदर जो स्किल्स हैं, उनको डेवलप करने के लिए हमको उसको मोटिवेट करना चाहिए कि वो अदर जो एक्टिविटीज हैं, को करिकुलम एक्टिविटीज हैं, उसमें वो पार्टिसिपेट करे। यहाँ एक बात और मैं जोड़ूं कि शायद आपने ऐसा भी सुना होगा कि किसी खास कोर्स में एडमिशन लेने के लिए या कि किसी खास जॉब को प्राप्त करने के लिए भी स्पोर्ट्स कोटा है जी। तो इसका मतलब वहां पे जो खिलाड़ी अच्छा रहा है उसको एडमिशन मिलता है, वहां उसकी उतनी ज्यादा एकेडमिक्स पे ध्यान तो नहीं देते। सो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम कहीं यदि हमारी रुचि है और हम वहाँ अच्छा करना चाहते हैं तो हमारी बाकी सब क्षेत्रों में हमारी बड़ी नुकसान हुआ जा रहा है। आपने बड़ा सही एक एग्जांपल दिया आपने। यहाँ पर मैं फिर से एक बार मेरा ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि दिल्ली का एक बहुत नामी गिरामी स्कूल जहाँ पर कि नाम लिखवाने के लिए पेरेंट्स लाइन में लगे होते हैं और कई बार ऐसा सुनने में आता है कि लाखों रुपए की डोनेशन होती है। यहाँ पर स्कूल की तरफ से ये कॉल आया एक स्टूडेंट को जो कि हॉकी का बहुत अच्छा प्लेयर था, अपने स्कूल लेवल पर उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी कि आप हमारे यहाँ पर एडमिशन लीजिए। यहाँ पर कितनी चेंज एक सिचुएशन है कि जहाँ पर पेरेंट्स लाइन लगा रहे हैं और दूसरी जगह पर स्कूल कॉल कर रहा है कि आप हमारे यहाँ पर आइए। जी बिल्कुल। तो एक बात थोड़ा सा और भी मुझे लगता है कि यदि कि मैं स्कूल की बात करूं, देखिए स्कूल की इमेज बनती है उसके पढ़ने वाले छात्रों के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों से बनती है, डेफिनेटली बनती है जी। लेकिन उसी स्कूल की इमेज इससे भी बनती है कि यहाँ पर बच्चे जो पढ़कर निकले वो आगे जीवन में क्या क्या बने जी, है ना। इसकी इमेज इससे भी बनती है कि इस विद्यालय में वार्षिक रूप से कौन कौन से प्रोग्राम्स होते हैं, है ना। सो स्कूल की इमेज जब वो स्कूल ये चाहेगा कि भाई नेशनल लेवल का प्लेयर भी हमारे यहाँ से निकले, यदि हमारे यहाँ से इतने IAS ऑफिसर्स निकले तो प्लेयर्स भी निकले, एक्टर्स भी हमारे यहाँ से निकले, और भी क्षेत्रों में हमारे यहाँ से बच्चे गए, सो उसका होराइजन बढ़ रहा है जी। तो स्कूल ये चाहेगा, तो जब स्कूल चाहेगा तो स्कूल को तो वैसे बच्चे चाहिए होंगे। सो कहीं भी ऐसा नहीं है कि एकेडमिक्स हमारा पीछे छूट रहा है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि वो जो हमारा
को एकेडमिक्स है, को करिकुलर एक्टिविटीज है, उसमें भी नए नए आयाम, नए नए क्षेत्र ढूंढने की आवश्यकता है और हैं। और यहाँ पर एक चीज और अगर अपने खास करके अपने दर्शकों के साथ हम शेयर करना चाहेंगे, हमारे दर्शक बहुत ही जागरूक हैं और जानते भी होंगे, लेकिन इसके साथ में एक चीज हम समझने की कोशिश कर सकते हैं कि चूंकि हमारे आजकल सरकारी जॉब्स में भी आप देखते हैं कि खेल के लिए एक स्पेशल कोटा होता है, उनके लिए स्पेशल यहाँ पर कैटेगरी होती है। तो ऐसे चाहे रेलवे को देखें, हमारे देश में सबसे लार्जेस्ट एम्प्लॉयर माना जाता है, तो उसको ध्यान में रख करके बहुत जो ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं, ये निश्चित रूप से बच्चे के डेवलपमेंट में, उसके करियर को इस्टेब्लिश करने में बहुत ज्यादा सहायक हो रही हैं, बहुत ज्यादा योगदान दे रही हैं। और इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि जो एकेडमिक्स डेवलपमेंट है उससे ये किसी भी तरह से कम है। इसलिए बच्चे को पूरी तरह से मोटिवेट किया जाना चाहिए कि वो इन को करिकुलर एक्टिविटीज में भी अपनी भूमिका को निभाए। जी जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि उनको बहुत ज्यादा हमें महत्व देना है, बढ़ावा देना है, और बिल्कुल ही ऐसा नहीं ऐसा सोचना है कि उससे हमारा कोई लॉस हो रहा है। जी, तो दोस्तों आपने देखा कि हमारे एक्सपर्ट यहाँ पर हमको बता रहे हैं कि जो बच्चों की को करिकुलर एक्टिविटीज हैं, ये उनकी लाइफ को इस्टेब्लिश करने में भी पूरी तरह से सकारात्मक भूमिका निभाते हैं। जितना कि को करिकुलर एक्टिविटीज हैं, उतना ही वो एकेडमिक से किसी भी तरह से 19 नहीं है, किसी भी तरह से कमतर नहीं है। अब को करिकुलर एक्टिविटीज में और ज्यादा क्या समझने के लिए हमारे पास डायमेंशन हो सकते हैं, इस बात को समझने की कोशिश करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए नवशिखर चैनल के साथ। ऑटिज्म एक व्यापक विकासात्मक विकलांगता है जिसके लक्षण जीवन के प्रथम 3 वर्ष में ही दिखाई पड़ते हैं, जैसे असंगत खेल, असमान स्थूल एवं सूक्ष्म गामक क्रियाएं, शाब्दिक संकेतों पर अभिव्यक्ति न देना। देखो, ओपन योर आईज, ओपन करो, ओपन करके ओपन। नियमित कार्यक्रम परिवर्तन का विरोध करना एवं अवलोकनीय शारीरिक उच्च स्तरीय या निम्न स्तरीय क्रियाकलाप। UNCRPD 2007 सेक्शन 1 ऑफ आर्टिकल 4 निशक्तता के क्षेत्र में कार्यरत प्रोफेशनल के प्रशिक्षण पर महत्व देता है। ऑटिज्म के क्षेत्र में सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाएं कार्यरत हैं जो भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा पंजीकृत हैं। सोसाइटी फॉर एडवांस स्टडी इन रिहैबिलिटेशन एक ऐसी ही गैर सरकारी संस्था है। कनिष्क 13 साल का एक ऑटिस्टिक बच्चा है जो इसी संस्था से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है। असंगत क्रियाएं, कार्यकलापों में निरस्ता, असमान स्थूल एवं सूक्ष्म गामक क्रियाएं जैसे बॉडी रॉकिंग और फिंगर रिगलिंग उसमें देखी जा सकती है। उसे मैचिंग और पेस्टिंग, पॉइंटिंग जैसी क्रियाएं सिखाई जाती हैं। वेरी गुड। ग्लास, वेयर इज द ग्लास? जो खाली बैग है। ग्लास, वेरी गुड। कप को टच करो जल्दी से, कप को। वेयर इज द कप? वेरी गुड। कप में क्या करता है कनिष्क? टी पीता है। चलो ग्लास, वेयर इज द ग्लास? वेरी गुड। चलो बाउल की तरह, बाउल जल्दी से टच करो बाउल को। वेरी गुड। बाउल में क्या करता है कनिष्क? तथा साथ ही साथ रोजमर्रा की आवश्यकताएं जैसे खाना, पीना, कपड़े पहनना,
और व्यायाम संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है। ऑटिस्टिक बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार की कार्यविधियां उनके स्तर के अनुसार सिखाई जाती हैं। जैसे कुछ बच्चों के लिए कलरिंग विद इन वन एरिया, मैचिंग एंड आइडेंटिफिकेशन, फाइन मोटर स्किल्स, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, कंसेप्ट ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, बॉडी पार्ट्स, कलर्स पर जोर दिया जाता है तथा कुछ को प्रश्न पढ़ के उत्तर देने में और रोजमर्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाया जाता है। इसके अलावा राइम्स, डांसिंग, सिंगिंग द्वारा लेजर एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इन सभी कार्यकलापों एवं प्रशिक्षण का एकमात्र उद्देश्य उन्हें स्वनिर्भर बनाना है, ताकि ये डगमगाते पांव सक्षम बन जीवन के एक एक पायदान पर दृढ़ता से आगे बढ़ें और अपनी मंजिल को पा लें। एक तारा टिमटिमाता, उसने आकाश को छू लिया। एक लौ जली कहीं, उसने अंधकार को मिटा दिया। वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम चर्चा कर रहे हैं को करिकुलर एक्टिविटीज की, और आपने देखा कि हमने प्रोग्राम में पूरी तरह से इस बात को समझने की कोशिश किया कि ये को करिकुलर एक्टिविटीज किस तरह से किसी बच्चे की जिंदगी के लिए ज्यादा बेहतर कारगर होते हैं, उसके जो कहें कि मल्टी डायमेंशनल उसको बनाने में, उसके और ज्यादा स्किल को डेवलप करने में किस तरह से ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपने देखा कि हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर सुदीप कुमार जी ने कितने अच्छे ढंग से हमको इस चीज को समझाया। अपने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले एक बार फिर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमारे एक्सपर्ट से अगर आप इस मुद्दे से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल पूछना चाहें तो आपका स्वागत है। आप हमसे कांटेक्ट करें हमारे टोल फ्री नंबर 1800112008 पर, हमारा फोन नंबर 01126511613 और हमारा फैक्स नंबर 01126511609 है, जिस पर कि आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी rehabstd@ndc.bsnl.net.in और हमारी वेबसाइट www.rehabcouncil.nic.in। आइए अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सर, यहाँ पर एक चीज़ हमने अभी तक बहुत अच्छे ढंग से समझा कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ किस तरह से बच्चे के मल्टी डायमेंशन बनाने में, किस तरह से उसकी अन्य क्षमताओं को विकास करने में सहायता देती है। आप में एक लॉन्ग एक्सपीरियंस रहा है स्कूल्स और कॉलेजेस से जुड़े रहने का। किस तरह की एक्टिविटीज़ हैं जो कि स्कूल्स अपने लेवल पर करा सकते हैं या उनको कराना चाहिए बच्चों की क्षमताओं के विकास के लिए? जी हमारे पास बहुत क्रियाएं हैं जो हम बच्चों के साथ करवाते हैं स्कूल्स में। लंबी एक लिस्ट है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये एनसीसी, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, यहाँ पे हम डिसिप्लिन सीखते हैं और ये बिल्कुल जूनियर लेवल से शुरू है, बल्कि और भी स्कूल लेवल से शुरू है। और वहाँ पे जूनियर लेवल, उसके बाद हाई स्कूल लेवल और उसके ऊपर भी सीनियर सेकेंडरी लेवल पर भी, इवन कॉलेजेस में भी एनसीसी की क्रियाएं होती हैं। यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन, नेशनल इंटीग्रेशन और लव फॉर द नेशन, इस तरह की तमाम गुण सीखने को मिलते हैं। अब इन गुणों का विकास क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें आफ्टर ऑल देश का नागरिक बनना है। जैसे मैंने आपसे शुरू से कहा कि एक कंट्रीब्यूटिंग मेंबर ऑफ द सोसाइटी बनना है। देश का हमें, देश पर तमाम तरह के संकट यदि आते हैं कभी, तो उसमें भी हमें अपनी भूमिका निभानी है। जी। अब कई मौकों पर देश का इस तरह का एक्सपीरियंस रहा है जहां पर कि एनसीसी कैडेट्स ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। खास करके कहीं पर भूकंप आया है, कहीं पर बाढ़ आई है, इस तरह के समय में भी तो एनसीसी का रोल तो बिल्कुल एक बार देखा जा रहा है। हाँ, मतलब न केवल युद्ध की बात न करूं मैं, आपत्ति तो वैसे भी आंतरिक भी हो सकती है। जैसे आपने भूकंप आदि की बात करी, तो वहां अब देखिए, जिस बच्चे ने एनसीसी अटेंड नहीं किया
और जिस बच्चे ने एनसीसी अटेंड किया, मुझे लगता है भूकंप राहत में वो ज्यादा सफल काम कर पाएगा। इस बात से आप एग्री करेंगे? खुद अपनी रक्षा तो कर ही लेते हैं, वो अपना औरों की रक्षा करने में भी बहुत ज्यादा सहायक सिद्ध होते हैं। जी, तो ये एक्टिविटी एक है हमारे पास। स्काउट्स, लड़कियों के लिए स्काउट्स गाइड्स होते हैं, है ना, इनका भी वही लेवल है। रिलीजियस वर्क्स, आप देखिए हमारे तमाम स्कूलों में कुछ रिलीजियस एक्टिविटीज भी होती हैं, जैसे कृष्ण जन्माष्टमी हम लोग मनाते हैं, है ना, दुर्गा पूजा, या और भी तमाम धर्मों के, सभी धर्मों की मैं बात कर रहा हूँ। जो जैसे कि बिल्कुल मैं आपसे बात करूँ छोटे बच्चों के साथ, आजकल ईद सेलिब्रेशन, है ना, दिवाली सेलिब्रेशंस, हर त्योहार, हर धर्म का त्योहार वहाँ पे मनाया जाता है। इससे क्या होता है? इससे ये है कि बचपन से ही बच्चा ये सीख रहा है कि सभी मतलब हमारे भाई हैं जी, सभी त्योहार हमारे अपने हैं। कोई ऐसा नहीं है कि ईद मुसलमानों का त्योहार आप है। सामाजिक सद्भाव की बात कर रहे हैं जी, और ध्यान में रखा जाए तो हमारे देश का वातावरण, या कहीं ना कहीं हम पूरे ग्लोबल पूरे वर्ल्ड को ही ध्यान में रख करके चलें, तो ये एक बहुत बड़ा मेजर पॉइंट बन रहा है। वहां पर हमको सामाजिक सहिष्णुता पैदा करने की जरूरत है। जी, आप देखिए, मुझे लगता है बचपन में जो चीजें हम सीखते हैं वो ज्यादा हमारे जहन में रहती हैं, लार्जर इम्पैक्ट पड़ता है। जी हाँ जी, यदि बचपन में हमने कोई काम किया, इस समय आप मुझसे कहिए कि चलिए वहाँ अन्य धर्मों के फंक्शंस में चलिए, हो सकता है मैं बड़ा हूँ तो चला जाऊंगा, लेकिन उतने मन से जाऊंगा नहीं जाऊंगा पता नहीं। लेकिन ये जो बातें हैं, ये जो सामाजिक सद्भाव की बातें हैं, ये अगर बचपन से बच्चों में डेवलप किया जाए तो मुझे लगता है स्कूल बहुत ज्यादा इसमें अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। आजकल सभी धर्मों के तमाम त्योहार वहाँ मनाए जाते हैं। म्यूजिक, संगीत, ड्रामा, वॉलंटरी वर्क इन द कम्युनिटी वर्क। देखिए, कम्युनिटी वर्क की बात इन्होंने करी, सामुदायिक कार्य। समुदाय में आप देखिएगा कई बार ऐसा होता है कि चलिए सब बच्चे जा रहे हैं और नालियों की सफाई कर रहे हैं, है ना, तो उनको ये आ रही है फीलिंग कि हमको केवल अपने घर की सफाई नहीं करनी, हम जिस समुदाय में रह रहे हैं वहाँ की साफ सफाई भी मेरी जिम्मेदारी है। उस समुदाय में पेड़ पौधों की तमाम संख्या रहे, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो मुझे, जैसे आप शायद एग्री करेंगे, कई बार बच्चे खेलते हुए ये ध्यान नहीं दे पाते कि हमारी बॉल या हमारी किसी से पेड़ों को नुकसान हो रहा है, टूट रहे हैं, टूटने दो। लेकिन ये यदि हम अपनी एक कम्युनिटी वर्क के माध्यम से बच्चों में बात डालें, चलिए पेड़ लगाना है ना, कोई एक दिन फिक्स कर ले, जैसे स्कूलों में होता भी है, तो मुझे लगता है कि बचपन से ये बात ग्रो करेगी कि भाई ये हमारे जीवन के हिस्से हैं। और जैसे विज्ञान में पढ़ाया जाता है कि भाई कैसे वो हमको ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे वो अपने भोजन में परिवर्तित कर लेते हैं। सो ये जो आप देखिए, जो आपने थ्योरेटिकल जानकारी फोटोसिंथेसिस की क्लासरूम में प्राप्त की, उसको आपने कम्युनिटी वर्क के जरिए जब आपने पेड़ लगाया, तो मुझे नहीं लगता मुझे लगता है आप एग्री करोगे कि वो ज्यादा उसकी प्रति संवेदनशील होगा। आप कहीं ना कहीं ग्लोबल इश्यूज और एनवायरमेंटल इश्यूज की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आज विश्व के समक्ष ये जो चुनौती है वो यहाँ पर चाहे एनवायरमेंट है, चाहे ग्लोबल ये सामाजिक सद्भाव के लेकर के है। और हमारे एक्सपर्ट जैसा कि आप देख रहे हैं कि ऐसे जो इंटरनेशनल इश्यूज हैं उसका भी सॉल्यूशन कहीं ना कहीं हमारे इस को करिकुलर एक्टिविटीज से होकर के निकलता हुआ देख रहे हैं। कम से कम एक राह है, एक उम्मीद है, एक आशा की किरण है, जहां पर कि हम अपने बच्चों के अंदर में इस तरह से उनको आरोपित कर सकते हैं, एक कहें कि इस तरह की आशा की किरण उनके अंदर जगा सकते हैं, जिससे कि वो ज्यादा बेहतर, ज्यादा संवेदनशील नागरिक बनकर के हमारे देश में, हमारे अंतर्राष्ट्रीय विकास में वो अपना सहयोग दे सकते हैं। इसलिए आप समझ सकते हैं कि को करिकुलर एक्टिविटीज का डायमेंशन जो है, उसका इम्पैक्ट जो है वो कितना लार्जर हो सकता है। जी सर, देखिए मतलब कितनी बड़ी समस्या है, कितनी आराम से, आसानी से बच्चों के अंदर हम ये इस तरह की कल्टीवेट कर पा रहे हैं गुणों को कि भाई आपको इन बातों का ध्यान रखना है। सो वो को करिकुलर एक्टिविटीज जिन पर हम लोग ध्यान कम दे रहे थे, मुझे लगता है कि अब और ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। और देखते हैं कि क्या क्या एक्टिविटीज हो सकती हैं हमारे स्कूल लेवल पर। स्पोर्ट्स, डिबेट, मॉडल यूनाइटेड नेशन, इसकी चर्चा मैं थोड़ी देर बाद आपके साथ करूंगा। रिलीजियस स्टडी ग्रुप्स, चैरिटेबल फंड रेजिंग, यंग एंटरप्राइज प्रोजेक्ट्स, मिलिट्री कैडेट एक्टिविटीज, साइंस क्लब्स, हॉबीज सच एज गार्डनिंग, क्राफ्ट, कुकरी एंड डांस। देखिए इसमें कितनी अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं।
कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंतर्गत हम बच्चों के स्पोर्ट्स करवाते हैं। हमारे एनुअल स्पोर्ट्स होते हैं। एनुअल स्पोर्ट्स के माध्यम से आप देखिएगा कि बच्चों में फिजिकल डेवलपमेंट होता है ना, और साथ ही साथ ये भी कैसे हम टीम भावना के साथ काम करें। एक रिले रेस होती है जिसमें एक रिले होती है, वो 4 साथी मिलकर दौड़ते हैं। सो कैसे हमें टीम बना के जीत हासिल करनी है, कैसे एक दूसरे का सहयोग करना है। टीम गेम्स हमारे जो हैं स्पोर्ट्स में बहुत से, कबड्डी है टीम गेम है ना, और से बहुत से गेम्स हैं, सभी टीम्स गेम्स हैं, इंडिविजुअल गेम्स भी हैं। तो वहाँ पर हमको टीम स्पिरिट आ रही है, लीडरशिप क्वालिटीज वहाँ डेवलप हो रही हैं खेलों के माध्यम से। सो चाहे वो स्पोर्ट्स हो, या वो ड्रामा हो, या वो म्यूजिक हो, या वो कोई और एक्टिविटी हो, है ना, आप सभी के माध्यम से देखिएगा कि कितनी अच्छी हम गुणों का विकास बच्चों में कर रहे हैं, जो हमारे आगे जाकर के हमारे बच्चों की मदद करने वाले हैं। और जैसे मैंने आपसे कहा कि चैरिटेबल फंड रेजिंग एक इसमें पॉइंट आया हुआ है। मुझे लगता है कि यदि आप याद करें अपना बचपन, तो मुझे लगता है उसमें ऐसा कुछ होता था कि एक छोटा सा टिकट होता था, उसको हम लोग बेचते थे किसी खास मौके पर। वो 1-2 रुपए का होता था और उससे कुछ फंड रेज होता था, है ना। कुछ टीचर्स डे पे कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ होती थी, कुछ क्या नाम है, राष्ट्रीय स्तर की जो है, और ये जितना भी फंड रेज होता था बच्चों के माध्यम से, ये सभी इकट्ठा होकर स्कूलों के माध्यम से नेशनल डेवलपमेंट में लग रहा था। सो आप देखिए कि कैसे हम छोटी छोटी बातों को लेकर ये बच्चों में फीलिंग डाल पा रहे हैं कि भाई छोटी बचत कितनी ज़्यादा हमारी मौके पे काम आ सकती है। ये एक भी एक्टिविटी आपको ऐसी नहीं मिलेगी जो कि विद ए पर्पस नहीं है, है ना। उन सभी का पर्पस है और हम उनमें वो सभी अच्छी अच्छी बातों को डालना चाहते हैं। और भी एक लंबी लिस्ट आपके साथ साइंस क्लब्स की बात हो रही है। विषयों से संबंधित क्लब्स होते हैं, साइंस क्लब्स, मैथ्स क्लब, यहाँ तक कि हिस्ट्री और सोशल साइंस से संबंधित विषयों के भी अपने अपने क्लब्स हैं। बच्चों की वहाँ पर मेंबरशिप है, वहाँ पर वो टीम एजुकेशन का काम हो रहा है। कैसे एक दूसरे से आइडिया शेयर करके हम किसी प्रोजेक्ट को वहाँ पर ला सकते हैं। आप देखिएगा कि आजकल एक और भी तमाम अच्छे अच्छे स्कूलों की जो कॉन्सेप्ट आ रही है, वहाँ पर साइंस की जो थ्योरीज हैं उनको बहुत प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करा के, जैसे साइंस म्यूजियम में कभी कभी देखने को मिलता है, तो क्या ग्रेविटेशन है, क्या वो साइंस एग्जीबिशन की बात आप कर रहे हैं, की बात मैं करना चाहता हूँ। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि वो जो आप साइंस म्यूजियम बच्चों को ले गए, वो जो को करिकुलम एक्टिविटी आपने कराई, उससे कितनी प्रैक्टिकल नॉलेज उसे मिली जो कि आगे वो यूज करने वाला है। तो चाहे वो विषयों से संबंधित क्लब्स हों या कोई भी एक्टिविटी जो अभी हमने डिस्कस की, कितना ज़्यादा एक अच्छा इम्पैक्ट डाल रही है। आगे थोड़ा और इसकी लिस्ट को आगे, लंबी लिस्ट है हमारे पास। देखिए इसमें स्टूडेंट गवर्नमेंट, मुझे लगता है कि हमारे स्कूलों में आजकल हाउसेस होते हैं, है ना, तो डिफरेंट हाउसेस में हमारा स्कूल बटा हुआ है। उसमें हाउसेस में इंटर हाउस एक्टिविटीज़ होती हैं। कई बार एक हाउस की जिम्मेदारी होती है कि आप इस हफ्ते स्कूल के ग्राउंड की सफाई की जिम्मेदारी आपके हाउस की है। बाकी की जो एरियाज़ हैं, जो स्टडी एरियाज़ हैं, उनकी सफाई या और भी जो तमाम बातें हैं, अनुशासनात्मक बातें हैं, इनका ध्यान रखना दूसरे हाउस की जिम्मेदारी है। कई बार हम इंटर हाउस कंपटीशन करवाते हैं। और एक और टीचर डे पर भी आप, मुझे लगता है कुछ विद्यालयों में इस तरह की परंपरा है कि टीचर्स डे के दिन बच्चे टीचर्स की भूमिका अदा करते हैं। बच्चों में से कोई एक सीनियर बच्चा प्रिंसिपल बनता है, कोई एक बच्चा वाइस प्रिंसिपल बनता है, और बाकी के कक्षाओं के बच्चे टीचर बन के उनका क्लास लेते हैं। और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कि मैं स्वयं एक विद्यालय का प्रिंसिपल रह चुका हूँ, और मैं अपने अनुभव आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि उस टीचर्स डे के दिन जिस तरह से कक्षाएं चली, मैंने बाकी के दिनों में उतनी अनुशासनात्मक ढंग से कक्षाएं चलती हुई नहीं देखी जी। ये मेरा अपना अनुभव है जी। तो बच्चों में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अन्यथा दिनों में अध्यापकों की रोज की उनकी जो इंटरेक्शन है, उनसे कितने वो खफा हैं, कितने खुश हैं, कितनी इंटरेक्शन चल रहा है, तमाम फैक्टर्स होते हैं स्कूलों में। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो उस दिन खास रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ
छोटे बच्चे बड़े बच्चे सब एक दूसरे की बात मान के बिल्कुल टाइम से घंटी लगेगी, टाइम से सब कुछ हुआ, हम लोगों ने देखा बैठ के। सो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि वो टीचर्स डे जो बच्चों ने मनाया, वो जिम्मेदारी जो उन्होंने महसूस करी, इसी तरह से स्टूडेंट गवर्नमेंट की जो बात आप कर रहे हैं, हाउसेस की बात कर रहे हैं, जिम्मेदारी लेना, काम करना, ये बहुत अच्छा एक ऐसी को करिकुलर एक्टिविटी हो सकती है जिससे कि हम उनमें जिम्मेदारी का एहसास करा सकते हैं। स्कूल जर्नलिज्म, आप जुड़े हुए हैं जर्नलिज्म से, आप ज़्यादा इसका अच्छा बात समझाएंगे। मुझे लगता है कि ये यहाँ पर जैसे कि मैं कहूँ कि थॉट ऑफ द डे और बड़े उच्च लोगों के विचार, कई बार ऐसा होता है कि मॉर्निंग असेंबली से मैं शुरू करूंगा अभी, मॉर्निंग असेंबली में ही पेपर को पढ़ के सुनाया जाता है, मॉर्निंग असेंबली में किसी खास बड़े महात्मा व्यक्ति के विचार सुनाए जाते हैं। आज का थॉट ऑफ द डे क्या है, किसी बोर्ड पर लिखा जाता है, नोटिस बोर्ड को मेंटेन करना स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी होती है। सो किस तरह से वो उन गतिविधियों में हिस्सा ले सकते हैं। एक खास करके यहाँ पर अगर हम स्टूडेंट की मैगजीन को ध्यान में रखें, जो कि स्कूल निकालते हैं हर साल एक मैगजीन, तो उसमें बच्चों की जो रचनात्मक प्रतिभा होती है, छोटी सी कहानी लिखना, छोटी सी कविता लिखना, या इस तरह के कुछ अदर फनी कैरेक्टर कभी डेवलप करना, तो इस तरह की जो लेखन क्षमता का जो विकास होता है, वहाँ पर बच्चों की रचनाधर्मिता जो है, क्रिएटिविटी, वो सामने निकल करके आती है। और ये फिर एक बार हम कहें कि उनको फ्यूचर में एक अच्छे नागरिक के रूप में, एक अच्छे लेखक के रूप में, एक अच्छे साहित्यकार के रूप में कहीं ना कहीं एस्टेब्लिश करने के रूप में बहुत ज्यादा कारगर भूमिका निभाता है। और न भी अगर वो एक प्रैक्टिकली वो ये उनका करियर न भी बने, उसके बावजूद केवल जैसा कि हमने कहा, इस तरह की इश्यूज के प्रति अपने बच्चों को सेंसिटाइज करना, ये हमारा बहुत बड़ा उद्देश्य यहाँ पर पूरा होता है। और ये भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होगी अगर इस तरह की एक्टिविटीज से तो इस तरह का बिल्कुल सही समय पर सही आपने इंटरवीन किया। स्कूल मैगजीन जर्नलिज्म के अंतर्गत बिल्कुल उस बात का जिक्र होना चाहिए था। तो वहां पर हम बच्चों की वो जो क्रिएटिविटी है उसको लाते हैं, उनके अपने विचार, उनकी अपनी कहानियां, उनकी अपनी कविताएं उसमें आती हैं। और आप देखिएगा कि बच्चे बहुत अच्छा क्रिएटिव होते हैं, वो कोई पिक्चर बनाएंगे, पेंटिंग बनाएंगे, उनके अपने ही आइडियाज होंगे, तो वो करिकुलम, एक्स्ट्रा करिकुलम का हिस्सा हो सकता है। मॉडल क्राइम इन्वेस्टिगेशन, टॉपिक स्पेसिफिक क्लब्स सच एज मैथ्स क्लब्स ऑलरेडी डिस्कस्ड, कंपटीशन सच एज नेशनल हिस्ट्री डे प्रोग्राम, क्विज की देखिए बात की जा रही है। क्विज एक ऐसी मुझे लगता है कि क्विज बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट्स भी हो सकती है, साइंस क्विज, मैथ्स क्विज, लैंग्वेज क्विज, तो मतलब किसी एक विषय पर आप क्विज करा सकते हैं। वहाँ पर एक क्विज मास्टर होगा जो बच्चों के मद से ही होगा। कुछ टीम्स बनाई जा सकती हैं जिसमें कि आप विभिन्न कक्षाओं के बीच में कंपटीशन करवा सकते हैं। सो वहाँ पर आपके दो एम एक साथ फुलफिल हो रहे हैं। एक तो जानकारी जो आप रेगुलर क्लासरूम से बच्चों को देने वाले थे, वो तो हो ही रही है कि बच्चों ने कितना सीखा है, साथ ही साथ उनको भविष्य के लिए वो तैयारी कर पा रहे हैं और वो टीम में मिलकर काम कर पा रहे हैं। टीम 3 बच्चों की मिलकर एक आंसर दे रही है, एक क्विज मास्टर है। सो आप देखिएगा कितना अच्छा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है ये, जो बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करेगा। ये भी एक हमारा प्रोफेशन है ना, तो इसके लिए आप देखिए न केवल जानकारी, विषय की जानकारी, बल्कि उसमें वो जो एंकर बनने की जो बातें हैं, वे सब की गुणों का विकास वहाँ पर सेम टाइम हो रहा है। खास करके यहाँ पर कंपटीशन की एक भावना जो पैदा होती है कि डिबेट्स आजकल किसी भी तरह की जॉब्स होती हैं, वहाँ पर इस तरह के क्विज से रिलेटेड आपने देखते हैं कि बहुत सारी भूमिका वहाँ पर होती है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। इस तरह के जो आंसर फाइंड करने की जो क्षमता है बच्चों में, कल को जॉब पाने की दृष्टि से भी अगर हम देखें तो वहाँ पर भी हमारे लिए सहायक सिद्ध होती है। घरों में आजकल आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे वो केवीसी के तर्ज पर जो है एक दूसरे से सवाल पूछते हुए मिलेंगे, वो 4 ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं। सो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस तरह से उनकी जो एनर्जी है, देखिए बच्चों में एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, उनके पास बहुत ऊर्जा है, और उस ऊर्जा का सही इस्तेमाल करना, सही डायरेक्शन प्रोवाइड करना जी को करिकुलर एक्टिविटीज का खास उद्देश्य जी जी। यदि हम वो काम न कर पाए तो वो किसी रॉन्ग डायरेक्शन में जाने की उसकी संभावना है। जी जी। बहुत सी उन बातों की भी हम चर्चा आपसे करेंगे कि इनसे हम क्या क्या अवॉइड कर सकते हैं।
है ना। बहुत सी केसेस जो है, कुछ नहीं होगा यदि मैं को करिकुलर एक्टिविटीज में भाग नहीं ले रहा हूँ तो मेरे पास खाली समय है, तो मैं बाहर स्कूल के बाहर घूमूंगा, कुछ करूंगा, कुछ परेशान किसी को करूंगा, खुद परेशान होऊंगा। ये कहीं ना कहीं अगर इसी चीज को थोड़ा सा मेजर इम्पैक्ट में अगर देखा जाए तो हमारे जो सामाजिक विचारक हैं वो अक्सर इस बात को कहते हैं कि हमारे यूथ में एक बहुत बड़ी एनर्जी है, उसका सही डायरेक्शन अगर मिल जाता है तो वो हमारे देश की काया पलट कर देता है। अगर वो कहीं पर निगेटिव इम्पैक्ट में जाता है तो देश को विनाश के कगार पर भी पहुंचा देता है। अगर वो उस चीज को हम ध्यान में रख करके चलें तो निश्चित रूप से इस तरह के जो को करिकुलर एक्टिविटीज हैं वो हमारे युवाओं को एक सकारात्मक सोच और एक सामाजिक सद्भाव, इस तरह की जो भावनाएं हैं जो कि एक राष्ट्र को सफल बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं, उसकी नींव भी कहीं ना कहीं हम इस तरह की एक्टिविटीज में देख सकते हैं। बिल्कुल देख सकते हैं, और उनकी वही एनर्जी को चैनलाइज करने की बात है। अन्यथा वो किन्हीं जो है अन्य गतिविधियों में, उनकी सामाजिक गतिविधियों में जी जाने की पूरी संभावना रहती है। इसलिए बहुत ही आवश्यक ये सब चीजें हैं। उसके बाद देखिए लिस्ट जो है वो कंटिन्यू अभी चल रही है हमारी आपकी मॉर्निंग असेंबली। मॉर्निंग असेंबली से हमारा विद्यालय शुरू होता है। वहां पर ही देखिए कि प्रेयर होती है हमारी, तो प्रेयर में कुछ बच्चे लीड करते हैं। तो वो लीड कौन करेंगे बच्चे, मुझे लगता है थोड़ा रोटेट करते रहना चाहिए ताकि उस समूह को 200, 250, 500 बच्चों के समूह के सामने खड़े होके मैं प्रेयर बोल सकूं, स्टेज पर खड़े होके माइक में मैं प्रेयर बोल सकूं। सो ये थोड़ा सा ये मॉर्निंग असेंबली से हम अपना काम शुरू कर सकते हैं। मॉर्निंग असेंबली में और भी प्रेयर के अलावा भी बहुत से काम मैंने आपसे अभी कहा कि वो होते हैं। न्यूज़पेपर रीडिंग है ना, कुछ खास कभी कभी कोई गेस्ट आ जाता है, कोई लर्नेड व्यक्ति आ जाता है विद्यालय में, उनको भी हम कई बार मौका देते हैं उनको सुनने के लिए। इंटर हाउस कॉम्पिटिशन्स की बात मैं आपसे कर चुका हूँ। रिसाइटेशन एंड कैलीग्राफी, देखिए खास एक्टिविटी आपके साथ है कि पोइम्स हैं, बच्चे लिखते हैं। जैसे आपने कहा कि उन्होंने कविता लिखी तो फिर कविता का पाठ करना है। कैलीग्राफी, सुंदर लेख, ये एक खास एक्टिविटी हो सकती है। सुलेख हम लोग बहुत छोटे थे तो बहुत लिखवाई जाती थी, तो वो भी एक हिस्सा है। अब देखिए मुझे लगता है कि डिग्री पे जो डिग्री हमको आपको मिलती है उस पे लिखने का ढंग सबको नहीं आता जी, है ना। उसको लिखने के लिए नाम को खास स्टाइल में लिखने के लिए खास लोग वहां पर अपॉइंट किए जाते हैं। सो कैलीग्राफी जो कि मतलब जो हमारी किसी एक खास प्रोफेशन से सीधी जुड़ी हुई है, एक एक्टिविटी हो सकती है विद्यालय स्तर पर। ऑन द स्पॉट ड्राइंग, पेंटिंग, ये सभी एक्टिविटीज हमारी ग्रुप, सोलो सिंगिंग में गाना, संगीत, ये सभी एक्टिंग यहाँ पर है। टैलेंट शो, रंगोली कॉम्पिटिशन्स, फैंसी ड्रेस, अंताक्षरी, ये सब एनएसएस, नेशनल सर्विस स्कीम। देखिए एनुअल फंक्शन एंड फाइनली यूथ फेस्टिवल। देखिए ये सभी जो एक्टिविटीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इन सभी में आप देखिएगा कि बच्चों की भूमिका सुनिश्चित करवा रहे हैं विद्यालय, और वहाँ पे एनुअल फंक्शंस की तैयारियाँ होती हैं। यूथ फेस्टिवल हमारे देश में आजकल होता है ना, तो उसकी तैयारी आप देखिए कि स्कूल लेवल से गुजर के ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, देन फाइनली नेशनल लेवल। सो पूरा ईयर द राउंड आपको तैयारियां करते रहना होता है, और यूथ फेस्टिवल में हम लोग भाग लेने जाते हैं। सो यूथ फेस्टिवल हुआ, एनुअल डेज हुए, यहाँ तक कि जो अभी मैं आपसे चर्चा करूँगा त्योहारों की, नेशनल हॉलीडे, नेशनल जो फेस्टिवल्स हमारे हैं, 15 अगस्त, 26 जनवरी, ये सभी फंक्शंस हमारे विद्यालय में होते हैं। ये सभी के सभी वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ में सम्मिलित हो सकते हैं, और भी अभी चर्चा आपसे मेरी जारी रहेगी। सो देखिए फैंसी ड्रेस कंपटीशन, अंताक्षरी, ये सभी क्रियाएं जो होती हैं। और थोड़ा सा ध्यान में आपसे शायद लेके जाना चाहूँगा यदि समय परमिट करेगा, तो कुछ खास गतिविधियां लड़कियों के मतलब की भी हो सकती हैं, है ना। यद्यपि बॉयज़ एंड गर्ल्स के साथ में एक्टिविटीज़ हम कराते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कुछ खास एक्टिविटीज़ जैसे आपने कहा कि रंगोली या अंताक्षरी लड़के भी खेलते हैं, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन फिर भी आप वो भी एक पहलू आप यहाँ पर रख सकते हैं कि हम सभी के लिए ध्यान रखेंगे। और चर्चा का विषय हमारे आपका दृष्टिबाधित बच्चों के लिए भी होगा, भी उसके भी हम आपसे चर्चा करेंगे। सो ये सभी एक्टिविटीज़ हैं जो हम कराना चाहते हैं बच्चों के साथ आपकी। तो यहाँ पर इस बात को हमने देखा कि जो
एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो हमारे बच्चों में मल्टी डायमेंशनल जो डेवलपमेंट है उसका एक शेप प्रोवाइड करने में बहुत अच्छी सकारात्मक भूमिका निभाते हैं, जो कि कहीं न कहीं हमारे देश को एक सफल राष्ट्र बनाने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं। और आपने देखा कि हमारे एक्सपर्ट की नज़र में ये चीज़ें किस तरह से हमारे बेसिक लेवल पर, अपने स्कूल के लेवल पर हम उसको ग्राउंड से जुड़ा हुआ देख सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पर अभी हम एक ब्रेक लेने जा रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपने एक्सपर्ट से इस बात को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बच्चे को फ्यूचर में हमें कहीं ना कहीं एक प्रोफेशन के रूप में, प्रोफेशनल के रूप में डेवलप करना होता है। तो इस बात को भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इन को करिकुलर एक्टिविटीज़ को थोड़ा सा उनके प्रोफेशनल को वोकेशनल ट्रेनिंग से भी हल्का सा जोड़ करके अगर देखा जाए तो क्या इस तरह का एक लार्जर इम्पैक्ट हम उसका देख सकते हैं, क्या उसका एक अच्छा उपयोग कर सकते हैं। अभी हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप बने रहिए नौशिका चैनल के साथ। This is Aparna. She loves chess and Shah Rukh Khan. Her best friend is Swati. She also has visual impairment. This is Neeraj. He plays many instruments. He loves Mohammad Rafi and cricket. He also uses crutches for mobility. चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, This is Raj Bala. मेरी आँखों का तारा है तू, जीती हूँ मैं बस तुझे देख कर। With her husband and daughter. She loves cooking and watching TV. सूरज है तू, आ मेरी आँखों का तारा है तू। She also has cerebral palsy. Look beyond the disability. Look at the person.
वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम चर्चा कर रहे हैं को करिकुलर एक्टिविटीज़ की, और जैसा कि आपने देखा था ब्रेक पर जाने से पहले मैं इस बात पर फोकस कर रहा था कि क्या इस तरह की जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं इनको वोकेशनल ट्रेनिंग से भी जोड़ करके देखा जा सकता है। क्या इस तरह के हम चाहे मंथली चाहे वीकली एक इस तरह के प्रोग्राम्स हम डेवलप कर सकते हैं अपने स्कूलों में, जहाँ पर कि हमारे बच्चे अपने वोकेशनल ट्रेनिंग से रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट्स बना करके दिखाएं, कुछ इस तरह के मॉडल्स बना करके दिखाएं, जहाँ पर उनको हम चाहे प्रोत्साहन राशि दे करके या इस तरह से कुछ हम इंसेंटिव दे करके उनको इस तरह के प्रोग्राम से मोटिवेट कर सकें, जहां पर कि उनकी एक को करिकुलर एक्टिविटीज और उस तरह की थिंकिंग का डेवलपमेंट तो हो ही, साथ साथ में उनको वोकेशनली हम कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने की तरफ हम एक कोशिश कर सकें। इसके पहले कि हम इस मुख्य बिंदु पर अपने एक्सपर्ट की राय जाने, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर सुदीप जी से इस मुद्दे पर कोई भी सवाल पूछना चाहें तो आपका स्वागत है। आप कांटेक्ट करें हमारे टोल फ्री नंबर 1800112008 पर, साथ ही हमारा फोन नंबर 01126511613 और हमारा फैक्स नंबर 01126511609 भी है, जिस पर कि आप संपर्क कर सकते हो, अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। नोट करिए हमारी ईमेल आईडी, अगर आप लिख करके हमारे अपने सवाल हम तक पहुंचाना चाहें, हमारी ईमेल आईडी rehabstd@ndc.vsnl.net.in और हमारी वेबसाइट www.rehabcouncil.nic.in है। सर, जैसा कि अभी आपने देखा कि जो हमारे को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं ये हमारे बच्चों में मल्टीपल डायमेंशंस के बारे में हमने देखा कि छोटे छोटे ये ऐसे बीज हैं जिनको कि बड़ा वृक्ष बनने के बाद में ये हमारे देश को, हमारे समाज को और फाइनली हमारे पूरे ब्रह्मांड की बात अगर हम करें, हम अपने एनवायरमेंटल इश्यूज़ की बात करें, वहाँ पर इसकी भूमिका हम देख रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा सत्य होता है कि बच्चे को हमें कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनाना है, उसको एक अच्छे प्रोफेशनल की तरफ से डेवलप करना है। क्या इसमें हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ को हम इस तरह के वोकेशनल एक्टिविटीज से जोड़ करके देख सकते हैं? बिल्कुल जोड़ सकते हैं। जैसे शुरू में चर्चा हमारी आपसे हो रही थी, स्पोर्ट्स में हम अपना करियर ढूंढ सकते हैं, म्यूज़िक में हम अपना करियर ढूंढ सकते हैं। इसी के साथ ही साथ जैसे आपने कहा कि जो तमाम हमारी एक्टिविटीज़ हैं उनको कैसे वोकेशनल बातों से जोड़ें, तो मैं आपसे एक आइडिया शेयर करना चाहूँगा। मैं ब्लाइंड स्कूल की बात करता हूँ जहाँ दृष्टिबाधित बच्चे पढ़ते हैं जी। वहाँ पे एक सेक्शन है कैंडल मेकिंग। कैंडल मेकिंग एक एक्टिविटी है, इसी तरह से एक बुक बाइंडिंग एक्टिविटी है। वहाँ पर हमारे बच्चे जाते हैं, टाइम टेबल का उनका एक हिस्सा है, वो वहाँ जाएंगे और उनके द्वारा बनाए गए छोटे छोटे पैड, उनके द्वारा बनाए गए गिफ्ट आइटम्स, उनके द्वारा बनाई गई मोमबत्तियाँ हमारे यहाँ काउंटर पे सेल होती है। सो और उनका जो भी मतलब सेल का जो पैसा रेम्यूनरेशन मिलता है, हाँ, वो बच्चों को मिलता है। सो आप जैसे वोकेशन की बात कर रहे हैं, इवन मल्टी डिसेबल्ड बच्चे जो कि मतलब एक से ज्यादा बाधाओं से ग्रसित हैं, उनके द्वारा बनाई गई, उनके द्वारा की गई रेपिटेटेड एक्टिविटीज, फॉर दैट मैटर मैं आपसे कहूँ कि जैसे एक मशीन है और उसके अंदर आपने लोहे का टुकड़ा रखा और उसके ऊपर से दबाया तो एक खास किस्म का वो डिजाइन शेप ले लेती है, वो किसी वासर के काम आ सकती है कहीं पर। तो ऐसा वो लाइट इंजीनियरिंग की एक्टिविटीज कर सकते हैं। इवन बहुत मैं कहूँ कि जो बिल्कुल ही कुछ होते हैं एजुकेबल, कुछ होते हैं ट्रेनेबल और कुछ होते हैं जो जिनके ट्रेनिंग भी जिनको आप नहीं दे सकते, उनके द्वारा बनाए गए भी क्या नाम है मालाएं, एक धागे में उसने तमाम मोतियों को पिरोया, वो मालाएं भी बिकती हैं। सो मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब मल्टी डिसेबल बच्चों के द्वारा भी ऐसी क्रियाएं करवाई जा सकती हैं जिनका की संबंध वोकेशन से हो सकता है। सर, आपने चर्चा में यहाँ पर हमारे विजुअली इम्पेयर्ड दोस्तों की चर्चा कर ही दी है, तो एक बात मैं यहाँ पर ये समझना चाहूँगा कि हमारी जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं इनका अगर हम अपने विजुअली इम्पेयर्ड दोस्तों के बारे में अगर हम खास करके समझना चाहें तो क्या इनके लिए को करिकुलर एक्टिविटीज़ अलग होती हैं और किस तरह से ये डिफरेंट होती हैं और किस तरह के ऐसे हम ऐसे प्रोग्राम्स डेवलप कर सकते हैं, खास करके को करिकुलर एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करें जो कि हमारे विजुअली इम्पेयर्ड दोस्तों के लिए ज़्यादा मददगार हों, ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहें? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। आपके पॉइंट पर चलने के पहले मैं चाहूँगा कि एक मुद्दा और मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। आपने वोकेशन की बात करी, वोकेशन को हमने जोड़ा कि किस तरह से हमारी एक्टिविटीज उसमें काम आ सकती है। रिक्रिएशन, एक मनोरंजन का खास भी हम कई बार इसमें हमको करना पड़ता है। सो आप देखिए कि कहा गया है कि रिक्रिएशन कैन बी एनीथिंग फ्रॉम वॉचिंग टीवी टू क्लाइंबिंग माउंटेन्स। और आप मुझे बताएं कि एरिक वेलमेयर बिकेम द फर्स्ट ब्लाइंड मैन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट इन मई 2001। जिस व्यक्ति ने माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया
मुझे नहीं लगता कि उसको फिर और कुछ करने की आवश्यकता जी जी है ना। माउंट एवरेस्ट फतेह करना एक ब्लाइंड व्यक्ति के द्वारा ये घटना संभव हुई है। सो और वो बिल्कुल को करिकुलर एक्टिविटीज है, क्योंकि हम ट्रैकिंग पर भी बच्चों को ले जाते हैं, है ना, हम पहाड़ों पर ले जाते हैं, वहां पर कैसे चलना है। सो वो जो आपने एक छोटा सा एक्टिविटी स्कूल में करवाई थी बच्चे से, जिससे वो उसने कितना अपना बड़ा एक काम किया, माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। सो न केवल हम अपना अब से व्यवसाय का जरिया ढूंढ रहे हैं, बल्कि मनोरंजन की बात भी हो रही है। और इसी के साथ साथ आपने व्यवसाय की बात की थी, एमेच्योर रेडियो। जी आजकल इतने चैनल्स खुले हुए हैं, रेडियो जॉकी। मैं आपको अपने विद्यार्थियों की बात बताऊं, दृष्टिबाधित साथी रेडियो जॉकी का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि उनका लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है ना। इसी तरह से कंप्यूटर एंड इंटरनेट, कंप्यूटर गेम्स बच्चे खेलेंगे, मुझे लगता है तभी वो जाके कहीं पर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम कर पाएंगे। मेरा एक अपना इस समय का ट्रेनी है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बहुत आगे निकल चुका है, तो वो ब्लाइंड है, टोटली विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में लगा हुआ है। सो यदि उसने उस तरह की उसका एक्सपोजर रहा होगा, हाँ, तभी तो वो कर रहा है। सो हमारी ये एक्टिविटीज रिक्रिएशन एज वेल एज व्यवसाय और एज वेल एज टोटल डेवलपमेंट, इन सभी में कंट्रीब्यूट बहुत ज्यादा वो करती हैं। सो बहुत से एरियाज हैं जहाँ पर हमें दृष्टिबाधित साथियों के साथ भी हम उनके साथ काम कर सकते हैं। थोड़ी सी एक लिस्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अडेप्टेड गेम्स है, गेम्स हम बच्चों को खिला सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा उनकी सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है। मैं अभी क्रिकेट और हॉकी दोनों की चर्चा आपसे अलग करूंगा। अडेप्टेड गेम्स में जरूरत इस बात की है कि उस क्रिकेट की बॉल को साउंड मेकिंग बनाया जाए, और यदि हम ऐसा कर पाए तो वो बच्चे भी, आपने देखा होगा, खेलते हैं। थोड़े से नियमों की चर्चा मैं आपसे दोनों ही गेम्स की करूंगा, तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन एडप्टेशन जरूरत है, तो हम सब बच्चों के साथ, दृष्टिबाधित बच्चों के साथ सभी खेल करवा सकते हैं। आगे आप देखिए जो और भी बातें हैं जो ब्लाइंड बच्चों के संदर्भ में खास कही गई है। इंडोर गेम्स, चेस, प्लेइंग कार्ड्स। आप कह सकते हैं जी प्लेइंग कार्ड्स कैसे, मतलब हमारे प्लेइंग कार्ड्स को, जी हाँ, प्लेइंग कार्ड्स को हम लोग पहले दिनों में सोचते थे कि ये टाइम वेस्ट हो रहा है, ये ताश खेलने में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन शायद आप मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि जो मॉडर्न अलजेब्रा है, मॉडर्न अलजेब्रा में एक प्रोबेबिलिटी नाम का खास चैप्टर होता है, जिसमें आपको ये कहा जाता है कि ताश की गड्डी से अचानक एक आपने निकाला है पत्ता, तो वो हुक्म का गुलाम होगा, इस बात की क्या प्रायिकता है। तो यदि मुझे ताश गेम का कॉन्सेप्ट नहीं पता, कितने पत्ते होते हैं, क्या होता है, ये नहीं मालूम, तो मैं कैसे उस सवाल को हल करूंगा। सो आप देखिएगा कि जितनी एक्टिविटीज जिनको हम पहले टाइम बेस्ड मानते थे या मानते थे कि क्या हो रहा है, उनको भी हम बहुत ज्यादा न केवल को करिकुलर तो छोड़िए, मेन करिकुलम हिस्से में मॉडर्न अलजेब्रा में वो हिस्सा आ चुका है। तो आप देखिए प्लेइंग कार्ड्स हुआ, चेस बहुत अच्छा दृष्टिबाधित बच्चे खेलते हैं, 2-4 नाम भी मैं आपके साथ ले सकता हूँ। उसके बाद पिकनिक एंड एजुकेशनल टूर्स, इन बच्चों के साथ खास हर बार विद्यालयों में ये गतिविधि कराई जाती है। साल में 2 बार भी हो सकती है, कई बार 1 बार हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द स्कूल कि भाई कितना हम अफोर्ड कर सकते हैं चीज़ों को। एजुकेशनल टूर, ये भी कहने के लिए ऐसा लग सकता है कि 1 हफ्ते का समय हमने बर्बाद किया, लेकिन आप देखिए कि क्या ऐसा नहीं है, जो हिस्टोरिकल प्लेसेस की जानकारी जो आपके चैप्टर में थी, और आप उन्हीं जगहों पर, मैंने आपसे कहा था कि जब हमारा विद्यालय है तो प्राइमरी लेवल पर हम पिकनिक कहाँ ले जाएंगे, बड़े बच्चों का एजुकेशनल टूर कहाँ जाएगा, ये डिसाइड करते हैं। सो वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होता है। सो जो नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल की जो बिल्डिंग्स की बात हो रही है, मुझे लगता है आप वहाँ पर ले जाएं तो वो प्रैक्टिकल जो नॉलेज आपको मिली और जो क्लासरूम में आपने लिया था, तो उसका कहीं ना कहीं आपको एक कंपनसेशन मिलेगा, एक वहाँ पे जो चीज़ें छूटी हुई थी वो पूरी होंगी। सो आप एजुकेशनल टूर कराएं, पिकनिक कराएं, इवन मान लीजिए छोटे से गार्डन में हम लेकर गए, तो गार्डन में तमाम जो पेड़ पौधे हैं, उन पेड़ पौधों के फूल की क्या खुशबू है, पत्ते छूने में कैसे हैं, ये जानकारी, फ्लोरा एंड फौना वहाँ पर क्या है, कौन कौन से पक्षियों की आवाज़ें आ रही हैं, जिनकी चर्चा मतलब सामान्य बच्चों, देखने वाले बच्चे आसानी से समझ पाते हैं, लेकिन दृष्टिबाधित बच्चों के चूंकि वो देख नहीं रहे होते हैं, तो तमाम अनुभवों को हम लोग ऐसे भी पूरा
कर सकते हैं। सो आप उनको पिकनिक ले जाएं, ये भी उनकी एक अपनी ख़ास एक्टिविटी होगी जो कि बहुत ज़्यादा उनकी मदद करने वाली है। उसके बाद आपने कहा था जी व्यवसाय की आप बात कर रहे थे, सो क्ले मॉडलिंग, मिट्टी के खिलौने बनाना। मैं जब छोटा था तो छोटे छोटे चिड़िया और क्या क्या मिट्टी से बनने आजकल कम हो गए हैं, आजकल प्लास्टिक और क्या क्या आ गए, लेकिन वो होता था और अभी भी मुझे लगता है कि हो सकता है भी स्कूल में एक काफी अहम हिस्सा है। हिस्सा है। म्यूजिक, डिबेट, स्पीच, ड्रामा, ये तमाम ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनमें की दृष्टिबाधित बच्चे ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि उनका लिसनिंग एबिलिटी बहुत डेवलप्ड होता है, लैंग्वेज उनकी बहुत अच्छी डेवलप होती है। सो जितनी भी बोलने वाली गतिविधियां हैं, जितनी भी आपके थॉट्स, इवन राइटिंग एक्टिविटीज भी यदि आप ब्रेल में उनको मौका देते हैं या राइटर की सुविधा उपलब्ध कराते हैं तो अपने विचार भी व्यक्त कर सकते हैं। आप देखिएगा, ये मेरा अपना पर्सनल अनुभव है कि दृष्टिबाधित साथी क्रिएटिव ज्यादा होते हैं, वो ज्यादा सोच पाते हैं क्योंकि उनका ध्यान देखने से भंग कम होता है। सो आप उनके द्वारा रचित कविताएं सुनकर कभी कभी आश्चर्य होता है ना। सो ये क्रिएटिव राइटिंग, स्पीच, ड्रामा, डिबेट, इसमें बहुत ज़्यादा वो आगे हमारे बच्चे हैं। मैं स्वयं अपने अनुभव से आपसे बता रहा हूँ। उसके आगे पैट्रियोटिक सॉन्ग, मिमिक्री, खास देशभक्ति के गीत खुद बच्चे लिखते हैं। गाना तो आप छोड़िए, खुद उनकी रचना करते हैं और उनकी फिर प्रस्तुति। आप देखिएगा कि ऐसा मेरा खुद का अनुभव है कि किन्हीं बोलों को संगीतमय बद्ध ढंग से संगीत बनाना, ये काम दृष्टिबाधित बच्चे बहुत अच्छा ये कहीं ना कहीं आप सूरदास, रविंद्र जैन और इलियट रोडसी को लिखने वाले होमर की भूमिका जो है, अगर हम चाहें तो यहाँ पर अपने स्कूलों में हम उसको प्लेस कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। और आप देखिएगा कि उनमें बच्चे बहुत अच्छा करेंगे, करते हैं। तो और एक मिमिक्री, आप देखिएगा इतनी अच्छी नकल उतारते हैं बच्चे आवाज सुनकर टीचर की। मुझे लगता है कि नेशनल लेवल पर यदि उनको तमाम प्रोग्रामों में भेजा जाए, बल्कि दो एक बच्चों को मौका भी मिला है वहां जाने का, बहुत अच्छी वो एक्टिंग वहां कर निकल करके आता है। मेन चीज यहाँ पर जैसा कि आपने कहा कि हमारे विजुअली इम्पेयर्ड जो दोस्त हैं, उनकी क्षमताओं को, उनकी प्रतिभाओं को पहचानते हुए उनको एक ऐसा मंच प्रदान करने की जरूरत है जहां पर कि उनकी ये प्रतिभाएं एक व्यवसाय का रूप ले सकें, एक उनके नाम और पैसे को कमाने का साधन बन सके। मुझे लगता है आप एग्री करेंगे, आजकल कितने लॉफ्टर चैनल, लॉफ्टर प्रोग्राम हो रहे हैं, वहाँ केवल हंसाने का काम हो रहा है, वो लोग वहीं से अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। सो क्यों नहीं हम उसको अपना पेशा बना सकते हैं? जरूर। मतलब केवल दूसरे व्यक्ति को हंसाना, चुटकुले सुनाना, अपनी नई नई परिस्थितियों से उन लोगों को हंसाना, इसको प्रोफेशन लोगों ने बनाया हुआ है। बहुत फिल्में बन गई हैं, क्या क्या हो गया। सो यहाँ इस एरिया में भी हमारे बच्चे बहुत आगे जा सकते हैं, क्योंकि उनका वो जो नकल करने का जो एबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है। जी, ये सब तमाम ऐसी एक्टिविटीज हैं। मेंटल अलर्टनेस, ये इनसे होता क्या है बताने की कोशिश ये की गई है कि जैसे चेस का गेम था, तो चेस के गेम से, अब देखिए मुझे चेस खेलना नहीं आता क्योंकि चेस का इतना ज्यादा है, वो जो मूवमेंट है वो अभी मेरी समझ में नहीं आता है। लेकिन दृष्टिबाधित बच्चे इतना अच्छा चेस खेलते हैं। साइटेड बच्चों को मैंने हराते हुए देखा है जी, खुद अपने कॉलेज में जी, खुद कंपटीशन करवाए हुए हैं, तो चेस में वो बहुत आगे हैं। सो वो मेंटल एबिलिटी की भाई कितने खाने, किधर कौन घोड़ा जाएगा, क्या होगा, वो उनको पता है जी, हमको नहीं पता जी। सो आप देखिएगा कि वो जो अलर्टनेस है, वो जो मेंटल मेकअप है, वो वहाँ उससे प्रैक्टिस उसकी हो रही है। यहाँ आपके मॉडर्न मैथ्स में इनका इस्तेमाल, जैसे मैंने प्लेइंग कार्ड्स की बात करी, तो उनका कितना ज्यादा इस्तेमाल वहां पर हो रहा है। सो कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं है जिसको कि आप कह सको कि ये किसी काम की नहीं है। और ये इंडोर गेम्स की आपसे चर्चा मैंने की, अब थोड़ी सी आउटडोर एक्टिविटीज की बात करेंगे। और आउटडोर एक्टिविटीज से मैंने आपसे कहा जैसे एडेप्टेड गेम्स, थोड़ा सा आपने उसमें समायोजन किया, बॉल को साउंड मेकिंग बनाया, कुछ रूल्स की भी चर्चा खास करेंगे आपके साथ। तो क्रिकेट है, फुटबॉल भी आजकल दृष्टिबाधित बच्चे खेल रहे हैं। हमारे यहाँ नेशनल लेवल पे उसकी कंपटीशन होता है। हमारा अपना कॉलेज एसोसिएशन जहाँ से जुड़े हुए हम लोग हैं, वहाँ पर राष्ट्रीय स्तर के दृष्टिबाधितों के लिए खेल होते हैं, इस बार भी होने जा रहे हैं। तो आप देखिएगा कि कितने अच्छी परफॉर्मेंस
और न केवल राष्ट्रीय बल्कि पिछली बार गेम्स में इवन पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेबरिंग कंट्रीज की टीम भी आई थी। तो कितने ज़्यादा अच्छे खेल हम लोग करा पा रहे हैं। वहाँ पर सभी एथलेटिक्स के गेम्स होते हैं। वहाँ पर केवल आपको ध्यान ये रखना है कि बच्चे यदि दौड़ रहा है तो वो एक ट्रैक में दौड़ेगा, तो आपको कोई एक ऐसा इंडिकेशन वहाँ रखना है सो दैट अपना वो ट्रैक मिस ना करे। आपको एक रस्सी पकड़ के मान लीजिए खड़े हो गए, उसको थोड़ा सा टच करते हुए चला जाएगा, तो अपना रास्ता नहीं वो भटकेगा। या कोई उधर साउंड मेकिंग डिवाइस यदि आप कुछ करते हो तो उसको सुनते हुए वहाँ अप्रोच करेगा। कुछ छोटी छोटी एडेप्टेशन आपको करने हैं और आप दिखेगा कि बच्चे कितना अच्छा खेल पाते हैं। क्रिकेट की बात मैंने खास आपसे करी। क्रिकेट आजकल हॉकी भी खेल रहे हैं दृष्टिबाधित साथी। दोनों गेम्स की खास आपसे मैं चर्चा करूंगा। नेशनल गेम्स हॉकी की बात करता हूं। देखिए, मैंने अभी हाल ही में पढ़ा कि कैसे खेल हॉकी दृष्टिबाधित बच्चे खेल रहे हैं। थोड़ा सा नियमों में सुधार आप लाए कि गोल्स कैन ओनली बी स्कोर्ड इन द बॉटम हाफ ऑफ द नेट। जो आपका गोल का नेट होता है उसमें हम कहीं भी बॉल डालें गोल हो सकता है, लेकिन दृष्टिबाधित बच्चे जब साथी खेल रहे हैं तो एक नियम है कि भाई नेट के लोअर हाफ में ही गोल माना जाएगा, जहां तक उनकी हाइट है, जहां तक रीच कर सकते हैं। एक्चुअली क्या है कि जब बॉल आती है तो देखकर तो हम पता कर सकते हैं कि इधर से आ रही है, लेकिन वो बॉल जो हॉकी की बॉल है वो कोई आवाज नहीं करती। जी, जब हवा में आएगी तो कुछ आवाज नहीं करेगी, लेकिन अगर वो नीचे के हमारे लेवल पर आएगी तो हम उसको रोक सकते हैं। गोली की बात कर रहा हूं मैं। और गोली चूंकि ब्लाइंड है और हिट करने वाला भी ब्लाइंड है, इसलिए सेफ्टी पर्पस से कुछ नियम ऐसे परिवर्तित किए गए हैं। जैसे आपने कहा कि यू मस्ट मेक ए पास इन द ऑफेंसिव जोन बिफोर यू कैन शूट। आपको गोल करना है। गोल करने में आपने देखा होगा कि हॉकी में फील्ड गेम भी फील्ड गोल भी होते हैं। एक ही प्लेयर लेके गया काफी दूरी से और गोल किया। यहां पर थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन है कि भाई आप गोली की क्रीज में जाने के पहले पास देंगे। एक पास जरूरी है, तो कम से कम उस पास जब आपने दिया अपने साथी को अलर्ट किया, है ना, थोड़ा सा कुछ ऐसा साउंड मेकिंग एक्टिविटीज हुई कि गोली ने आइडिया लगाया कि भाई अब बॉल इधर से शूट होने वाली है। सो ये कुछ नियम है कि भाई फील्ड गोल नहीं होगा। यहाँ पर बहुत ही अच्छा ये हमको लगा। ये इफ द प्लेयर एंटर्स द क्रीज ऑफ द गोली, वही जो बात जो मैंने अभी अब आपसे कही, यदि ऐसा करता है वो कि सीधा आके गोल करे तो उसको ऑफसाइड करार दिया जाएगा, वो गोल काउंट नहीं होगा। और इन सभी की जो रीजंस हैं, आप देखिए, हाई स्टिकिंग इज एन ऑटोमेटिक मेजर पेनल्टी। ये तो खास हमारे जो सामान्य बच्चों की, सामान्य लोगों की जो हॉकी है उसमें भी होता है। बहुत ऊपर से हम हॉकी मारेंगे, वो उसको अलाउड नहीं करते लोग, क्योंकि वो है ना कि कितनी स्टिक में पीछे ले जाऊं भाई दूसरे की नाक ना टूट जाए। सो ऐसा हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो ले गए लेकिन हमको नहीं मालूम कि पीछे कितनी दूर पे हमारा अपोनेंट साथी खड़ा हुआ है। सो हाई स्टिकिंग इज नॉट अलाउड। और ऐसे जितने भी नियम आप देखिए, ऑल प्लेयर्स मस्ट बियर ए फुल फेस शील्ड एंड नेक गार्ड। जितने भी ये नियमों में संशोधन छोटा छोटा किया गया, सबका कारण था सेफ्टी, कि भाई चूंकि दृष्टिबाधित साथी खेल रहे हैं, उनको नहीं दिख रहा कि गोल करने वाला कहाँ से है, गोल करने वाले को नहीं दिख रहा कि हमारा गोली कहाँ खड़ा हुआ है, उसको चोट न लगे। सो आपको फुल बॉडी एक अपना कवर करके रखना है, फेस कवर करके रखना है। और ये कुछ नियम हैं जिनसे कि आप हॉकी को खेला जा सकता है। इस तरह से क्रिकेट की बात यदि आप मुझे इजाजत दें तो थोड़ी सी करना चाहूँगा। प्रॉपर बैलेंस ऑफ B1, B2, B3 कैटेगरीज। आपकी टीम है, यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि दृष्टिबाधित टीम है, तो यदि नियम नहीं है तो कोई एक टीम हो सकती है जिसमें टोटली ब्लाइंड सभी साथी आ गए। कोई एक टीम ऐसी हो सकती है जिसमें कि चालाकी से कुछ लो विजन टाइप के बच्चे आपने ले लिए, तो वो तो इम्बैलेंस हो गया ना। तो यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस हैं कि किसी टीम में कितने B1 कैटेगरी यानी टोटली ब्लाइंड बच्चे होंगे, कितने B2 कैटेगरी के होंगे, ऐसे नियम बनाए गए हैं। उसके बाद साउंड मेकिंग बॉल, आवाज करती हुई बॉल होगी। चेस्ट एंड फेस कवर्ड एट नियरिंग फील्डिंग पोजीशंस। आप देखिए, फॉरवर्ड शॉट लेग या जो स्लीप पॉइंट या जो पास के बिल्कुल एरियाज है, वहां पर आप बच्चे ऐसा हेलमेट लगाएंगे, ये कंपलसरी है। वैसे तो आपने सुना कि रमन लांबा ने, आपने सुना होगा, रमन लांबा बिल्कुल फॉरवर्ड शॉट लेग पे खड़े थे, उनको लगी, उनकी डेथ भी हो गई।
क्रिकेट की बात जी, कर रहा जी। हूँ। सो ये हमारे बच्चों के साथ ना हो, तो उनको वहां पर नियम से हेलमेट लगा के रखना है और चेस्ट को भी कवर करना है। बॉल साउंड मेकिंग जरूर है, लेकिन अब मैं आपको बताऊं, यदि आपने खेली हुई है उस बॉल से तो चोट कम नहीं लगती। जी मैं खुद उससे खेला हूं तो मुझे मालूम है, जी बल्कि मुझे लगता है कभी कभी ज्यादा जोर से चपक के चोट लगती है आके, जी क्या। जी सो वो चोटों से उनको हानि ना हो, इसके लिए आपने ये कवर करना है चीजों को। अंडर आर्म बॉल फेंकते हैं, आम क्रिकेट में आपको ऐसे बॉल करते हुए लोग मिलेंगे, लेकिन यहाँ अंडर आर्म है, नीचे से की जाएगी। और बॉल करने के पहले आपको आवाज लगाना है रेडी। देखिए अगला पॉइंट है, शाउट रेडी एंड वेट फॉर यश फ्रॉम द बैट्समैन बिफोर यू बॉल। बॉल करने के पहले आपको रेडी बोलना है और वो बैट्समैन यस करेगा तब बॉल फेंकनी है, और बॉल भी फेंकनी है अंडर आर्म। और भी देखिए, हाफ पिच जो 22 गज का आपका पिच है, उसमें से हाफ पिच से यदि आगे जाके पहला टिप्पा लगता है तो वो नो बॉल हो जाती है। मतलब नो बॉल का भी नियम थोड़ा सा परिवर्तित है। आप सीधा उसको फेंक दीजिए तो टिप्पा ना लगेगा तो आवाज तो करेगी नहीं, जी जी तो चोट लग सकती है, या कि वो मतलब और भी कुछ आउट हो सकता है। तो वहां पर रिस्ट्रिक्शन है कि हाफ पिच के 11 गज के पहले कम से कम एक टिप्पा जरूर लगे। सो ये तमाम छोटे छोटे आपने परिवर्तन किए, और वो बच्चे क्रिकेट भी खेल रहे हैं, वो हॉकी भी खेल रहे हैं, वो फुटबॉल भी खेल रहे हैं, आउटडोर एक्टिविटीज कर रहे हैं, इंडोर एक्टिविटीज कर रहे हैं, सभी तरह के खेल वो खेल पा रहे हैं। सो हमें थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम उनके लिए ये ऐसा नियम बनाएं ताकि उनकी सेफ्टी हमारा खास वो होना चाहिए कि उससे कोई परेशानी ना हो, ये जरूर हमें ध्यान रखना होगा। खास तौर से एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आप समय थोड़ा सा परमिट करें, कि ये जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, इनका हमने काफ़ी चर्चा की आपके साथ, इनका एक स्टूडेंट की लाइफ में क्या रोल है। जी हमने दृष्टिबाज बच्चों की भी गतिविधियों की बात करी। तो इनका रोल है कि ये इट गिव्स यू द ऑल राउंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, फिजिकल फिटनेस एज वेल एज फ्रेशन्स बर्डन माइंड ऑल्सो। ये जो आपकी एक्टिविटीज हैं, ये फिजिकल फिटनेस तो देती ही है, साथ ही साथ आपकी जो थकावट भरा जो दिमाग है उसको भी तरोताज़ा करने की कोशिश करती है, फ्रेशनेस प्रोवाइड करती है। सो ये एक खास आप इन एक्टिविटीज़ के साथ करा सकते हैं। फिजिकल फिटनेस के साथ साथ दिमाग की भी एक्सरसाइज होती हैं हमारी। और फिट फॉर फ्यूचर लाइफ, कोऑपरेशन, लीडरशिप, ये तमाम गुणों की चर्चा आपसे की थी मैंने। एंड फाइनली कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, एक प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण बनता है, टीम स्पिरिट, पंक्चुअलिटी, इंटेलिजेंस और तमाम इस तरह के गुणों में के विकास में सहायक हैं। और एक चर्चा मैंने आपसे करी थी कि एडमिशन लेने में भी कई बार ये हमारी बहुत मदद करती हैं। यदि हम किसी खास जगह पर एडमिशन लेना चाहते हैं, कोर्स की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ भी वही जो कोटे की बात है, वहाँ पर आपको हेल्प मिलेगी। यदि मैं बहुत ज़्यादा किसी खास एक्टिविटी में एक्सेल करता हूँ तो मुझे चांस मिलेगा। जैसे आपने कहा कि पेरेंट्स लाइन लगा के खड़े हैं, लेकिन हॉकी के प्लेयर के पास स्कूल से कॉल आता है कि आप मेरे पास आइए। सो ये तमाम ऐसी बातें हैं, मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, ये तमाम बातें हैं जो बच्चे हमारे इन गतिविधियों के माध्यम से सीखते हैं। जी धन्यवाद डॉक्टर सुदीप कुमार दुबे जी, आपने बहुत अच्छी हमें नॉलेज दिया। इस खास करके को करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात करें, आपने बहुत अच्छे ढंग से इम्पोर्टेंस को समझाया। तो दोस्तों, आपने देखा कि हमारे पूरे प्रोग्राम में हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर सुदीप जी ने कितने अच्छे ढंग से इस बात को हमको एक्सप्लेन किया कि जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, ये हमारे बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट में, चारों एक कहें समग्र दृष्टिकोण को विकसित करने में, उसको मल्टी डायमेंशनल बनाने में बहुत ज़्यादा योगदान देती हैं। यहाँ पर आपने एक देखा कि हमारे एक्सपर्ट का यह भी कहना है कि आप जो हमारे शिक्षक हैं उनकी भूमिका थोड़ी सी यहाँ पर बढ़ जाती है, खास करके अगर हम अपने विजुअली इम्पेयर्ड दोस्तों की बात करें तो उनके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस, कुछ उनके लिए जो चेंजेस की जरूरत पड़ सकती है। आपके जो एक्टिविटीज आप परफॉर्म करा रहे हैं उनको कुछ सुरक्षा मानकों का आपको ध्यान में रख करके चलना होगा। निश्चित रूप से जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि हमारे ऐसे जो विजुअली इम्पेयर्ड दोस्त होते हैं उनके पास में कुछ अद्भुत क्षमताएं होती हैं, जैसे कॉपी
कॉपी करना और सिंगिंग या अदर जो इस तरह की एक्टिविटीज के बारे में हमारे एक्सपर्ट ने बताया। हमें अपने इन दोस्तों की इन्हीं प्रतिभाओं को पहचान करके उनको एक सही मंच प्रदान करना है, एक सही डायरेक्शन प्रदान करना है, जिससे कि वे अपनी आने वाली जिंदगी में आत्मनिर्भर बन सकें। आत्मनिर्भरता के साथ साथ में वे किसी दूसरे के लिए एक आइडियल प्रस्तुत कर सकें, बजाय इसके कि वो किसी दूसरे पर निर्भर रहें। और इस चर्चा के साथ ही डॉक्टर सुदीप कुमार जी, आपको धन्यवाद देते हुए, दोस्तों आपको भी धन्यवाद देते हुए इस प्रोग्राम को बंद करना चाहेंगे और उसके बाद फिर एक बार आपसे मुलाकात होगी किसी नए प्रोग्राम के साथ, किसी नए एक्सपर्ट के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा चाहेंगे। नमस्कार।